सबसे पहले इंडिया में एनएलपी आपने इंट्रोड्यूस किया, मतलब उस टाइम भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे क्योंकि बिलीव की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में आती है अभी कि कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। आपकी बॉडी ने रिएक्ट तो किया था, लेकिन या तो आपने बॉडी को एब्यूज कर रखा है या फिर आपने इस नर्वस सिस्टम को मार दिया। एनएलपी को एक बार सर टेक्निकली समझा दीजिए कि क्या होता है बेसिकली एनएलपी। मैं आपको एक बात बताऊं, पावर ऑफ इमेजिनेशन बताता हूं। मैं कई पॉडकास्ट में नहीं बताया, आज बताता हूं। मैनिफेस्टेशन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हमारे माइंड में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो क्या मैनिफेस्टेशन को एनएलपी करने के बाद करना चाहिए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा या एनएलपी से पहले भी मैनिफेस्टेशन उतना ही काम करेगा? क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए आपने अभी रूल्स को ही नहीं जाना। मैं 5 रूल अभी बता जी देता हूं। जी ज़रूर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप कहाँ जाना था वो आउटकम पिक्चर नहीं बनाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको बीमारी है, कैंसर है, गरीबी है, कंगाली है। प्रॉब्लम यह है कि आपको इतना बिलीफ मार दिया गया इस सोसाइटी ने, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इस सोसाइटी ने मारा। सर ये वेगस नर्व नहीं कर रहा रिएक्ट के, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको पहचानने का कोई सिम्टम है? कहीं पिछले जन्म का कर्म है जी, हो रहा है ये तो हमको झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कई लोग प्रारब्ध के चक्कर में भी फंसे हुए हैं। मैं भी था, मैं आपको बताता हूँ। जो भी सुनेंगे ऑडियंस उनके लिए मतलब इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग सेशन, मतलब अगर वो सुन लें और उसको अप्लाई कर लें, क्योंकि मैं खुद इतनी सारी चीजें सीख रहा हूँ आपके सामने बैठ के, मुझे लग रहा है वन ऑन वन सेशन कर रहा हूँ मैं आपके साथ बस सीधा सीधा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्टर आशुतोष के एक बेहतरीन नए एपिसोड में। और ये एपिसोड आज तक का सबसे शानदार एपिसोड होने जा रहा है। कमर कस के बैठिएगा और जितने भी आपके दिमाग में विषमताएं चल रही हैं, जो भी प्रयास आप कर रहे हैं अपने परेशानियों से निकलने के लिए, मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट में आपको उन सभी के जवाब मिल जाएंगे। इंसान एक बहुत ही शानदार क्रिएचर है, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही शानदार क्रिएचर है। जो इसकी बनावट है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्रिएटिविटी है पूरे यूनिवर्स की। और जब इस इंसान के दिमाग की हम बात करते हैं तो उस दिमाग में चल रहा होता है पूरे यूनिवर्स का थॉट। एंड आप देखिए कि कैसे इस छोटे से दिमाग में पूरा यूनिवर्स बैठ रहा है। उसके उस आप पल भर में अपने पृथ्वी से मार्स तक की दूरी तय कर लेते हैं, सूरज पर चले जाते हैं। एंड इस तरीके से आप पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन यही इंसान जब परेशानी में आता है और जब ये प्रकृति और नियति के द्वंद्व के बीच में फंसता है, तो अपने लिए नई परेशानियों को आमंत्रित करता है और कहीं ना कहीं असफलता और परेशानियों के बीच जूझता हुआ वो एक मार्गदर्शन की तलाश करता है, और जो कि उसे समय पर यदि ना मिले तो ये परेशानियां उसके लिए आत्मघातक भी हो जाती हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इन्हीं कुछ टॉपिक के बारे में, किस तरीके से आप अपने जिंदगी को और बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं और शानदार तरीके से जो छोटी मोटी समस्याएं जो आपको पता भी नहीं होगा कि किस तरीके से आपके माइंड से, आपके गट से कनेक्टेड हैं, किस तरीके से आप उनको हील कर सकते हैं। इन सब चीज पे वार्तालाप करने के लिए आज हमारे बीच बहुत ही नामचीन हस्ताक्षर, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ स्वागत करता हूं राम वर्मा सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मेरे लिए अभूतपूर्व है ये फीलिंग आज जो मैं फील कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर। कुछ कुछ लोगों से मिलने के बाद कहा जाता है कि मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जिनसे मिलते ही कहा जाता है कि अरे शानदार लग रहा है आपसे मिलने के बाद तुरंत ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कहा जाता है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, तो ये ऐसा अगर फील कर रहे हैं तो ये आपके हृदय की बात है जी। सर कैसे हैं आप? सबसे बहुत बढ़िया, बहुत। आप कैसे हैं? सर आप एक बार अपनी जर्नी प्लीज हम लोगों को सबको शेयर कर देते हैं। तो कहाँ से आपने शुरू किया एंड पूरे 33 साल जो आपने इस करियर को दिए, एक बार वो जर्नी प्लीज हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कोई ट्रेनर बनूंगा, ना ही मैंने कभी ये सोचा था कि मैं कोई हीलर भी बनूंगा। ये तो एक नियति है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे ऊपर वाले का कोई एक दिशा निर्देश मिलता रहा कि मुझे यही करना है। बचपन में कुछ परेशानियां थी। फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 11 साल का था, तो उस समय मुझे माइग्रेन रहने लगा था। गांव की पॉलिटिक्स थी और घर का जो ट्रॉमा था, उसके कारण मुझे सर का दर्द और माइग्रेन का मैं शिकार हो गया। जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो एजुकेशन के नाम पर भी डामाडोल ही चलता रहा माहौल। मतलब कोई स्पेशल ऐसा कुछ था नहीं। और उसके बाद ये हुआ कि ये माइग्रेन बढ़ते बढ़ते जब मैं और बड़ा हुआ या बीएससी कर रहा था तो मुझे पेप्टिक अल्सर होने लगा। एमएससी में आते आते मुझे लगा कि ये पेप्टिक अल्सर भी बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद और फिर थोड़ा सा करियर शुरू करना था, तो मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गया एक छोटी सी कंपनी में, क्योंकि मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती थी।
तो एक सेल्समैन का काम करता रहा, 17-17 घंटे काम करता था अपने करियर को बचाने के लिए। और जब मैं 31-32 का हुआ तो अचानक मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने पाया कि मुझे आर्थराइटिस हो गई है और उन्होंने कहा है कि आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे जिस तरह से ये बढ़ रही है, ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और ऑटो इम्यून की वजह से मेरे बाल भी गिरने लगे। तो मैं सोच रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा था। तो डॉक्टर कहते थे कि बेसिकली इसका कोई ना कोई बीज आपके मन में है, लेकिन उसको मैं निकालूं कैसे। तभी समझ लीजिएगा कि ऊपर वाले ने, या द गॉड इज ऑलवेज काइंड टू अस, मेरी लाइफ में एक टेक्निक आई कि सबकॉन्शियस को कैसे मैं प्रोग्राम रीप्रोग्राम या समझ सकता हूँ। उसका नाम था NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और 90s में मेरे पास आने का मतलब ये था कि आई एम वन ऑफ दोस्त जिन्होंने शायद पहली बार इंडिया में इसे पढ़ा होगा। उसे पढ़ना समझना इतना आसान नहीं था। मैंने उसको आसान बनाया अपनी तरह से। एक एक किताब को मैंने 100 बार पढ़ा, एक एक टेक्निक को डेवलप किया अपने आप, जिसे आज मेरे बहुत सारे ट्रेनर करवा रहे हैं, ठीक है ना। वो सब मैंने अपने आप डेवलप की थी, वो किसी किताब में नहीं थी। और उसे डेवलप करने के बाद मैंने अपने आप को हील किया। और फिर मुझे लगा कि अगर ये मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ तो इट इज़ टाइम कि मैं बाकी लोगों की भी हेल्प करूँ। और 95 के बाद, 94 के बाद मैंने ये मिशन शुरू कर दिया। जो भी लोग मुझे मिलते थे मैं उनको हेल्प करना शुरू कर देता था। कई बार एक-एक आदमी को पढ़ाता था, कई बार फ्री में करना पड़ता था, कई बार जो भी कुछ कोई फीस देता था, कोई नहीं देता था। इस तरह से ये जर्नी चलती रही। सर, सबसे पहले इंडिया में एनएलपी आपने इंट्रोड्यूस किया, मतलब उस टाइम भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे, क्योंकि बिलीव की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में आती है अभी, कि कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। जो फील कर लेते हैं, जो चेंजेस को देख लेते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये टेक्निक्स ठीक हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ को समझा था कि एक चीज़ मुझे ये पता चल गई थी कि अगर आपको किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से देना है तो आपको अनपैरेलल बनना होगा, यानी कि आपके बराबर कोई नहीं होना चाहिए। तो ये आज भी मेरे साथ ये सनक है, पॉजिटिव सनक है कि या तो मैं बेस्ट रहूँगा या नंबर 2 पर नहीं रहूँगा। आज भी मैं NLP 2.0 मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपने नाम भी सुना होगा लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं पता। उसके बाद हार्ट कोहेरेंस तो किसी ने नहीं सुना। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब एक्टिवेशन, ये वर्ड भी मैंने ही दिया है और इसी को मैं ही समझाता हूँ कि अगर फ्रंटल लोब आपका एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम अभी भी चल रही हैं। लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन है, मैं कहता हूँ आपका डीएक्टिवेटेड फ्रंटल लोब है। उसके बाद मैं गट के ऊपर काम कर रहा हूँ कि आप सेकंड ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करें। तो परेशानी तो उस समय बहुत थी, लोगों को समझाने में मुश्किल आती थी और उनके अपने बिलीफ होते थे। लेकिन उसमें बढ़िया बात ये होती थी आशुतोष के, जो आदमी अपनी सभी उम्मीदों को छोड़ देता था, तो मैं उसे ये नहीं कहता था कि जो नाउम्मीद है वो मेरे पास आए, पर मैं ये कहता था यार अभी भी एक उम्मीद है, देखो मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो मैं धीरे से उसकी पेनफुल मेमोरी को हटाता था, उसके अंदर ट्रिगर को ढूंढता था। मैं धीरे से एक सवाल पूछता था कि यार एक टाइम तक आपके पास ये बीमारी नहीं थी, अचानक उस दिन ये बीमारी आई है या उस टाइम बीमारी आई है, तो माइंड और बॉडी ने ये डिसीजन क्यों लिया, ढूंढो। फिर मैं उसे गाइड करता हूँ, अभी भी मैं गाइड करता हूँ। एक आदमी की आंखें चली गई थी अभी, एक की पाकिस्तान में और एक की सऊदी अरेबिया में, तो मैंने उससे एक ही बात कही कि 35 साल तक आप बिल्कुल चीज़ों को देख रहे हो, 6x6 का आपका विजन है जैसा आप कह रहे हो, और 36 साल की उम्र में मेरे सामने आप दुबई में बैठे हो, आप अंधे हो चुके हो, तो आखिर आपकी बॉडी और माइंड ने ये डिसीजन क्यों लिया? कोई तो बात है ना, जब सब चीज़ें ठीक चल रही थी। तो ये जो कुछ क्वेश्चनिंग जो मेरी पावर थी वो यूनिक थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि अगर आप क्वेश्चन पूछना जानते हैं तो आपको क्वालिटी आंसर मिलेंगे। तो मेरे लिए मुश्किल ज़रूर था, लेकिन जर्नी को मैं आगे लेकर चलता रहा और मैंने अपने NLP को इस तरह से यूज़ किया कि वो एक सिर्फ सिंपल सा सब्जेक्ट ना बने बाकी NLP की तरह। लोग क्या करते हैं, वो NLP पढ़ाते हैं, मैं NLP नहीं पढ़ाता हूँ। मैं उस आदमी को पूरी तरह से स्टडी कर लेता हूँ, किसी भी आदमी को। उसके पास पास्ट पड़ा है, उसके पास फ्यूचर है, उसके पास प्रेजेंट है, उसकी टूटी हुई सेल्फ इमेज है, उसके बाद ट्रिगर्स हैं, उसके पास फोबियाज़ हैं, उसके बेकार के बचपन के बिलीफ्स पड़े हुए हैं, उसकी वैल्यू से क्लियर नहीं है, ठीक है ना, कि उसके लिए संस्कार, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसका पर्पज़ उसे किसी ने नहीं बताया, किसी भी टीचर ने। इन सब चीज़ों को जब मैं एक कॉकटेल बनाकर देता हूँ ना, परोसता हूँ एक थाली में 56 भोग लगाकर, तो वो मेरी NLP है, NLP नहीं है। NLP को तो अगर अभी भी आप देखेंगे वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और सिर्फ एक सब्जेक्ट बनकर रह गया। NLP के कई बार लोग कहते हैं कि NLP से माइंड के ऊपर काम करेंगे पर हील थोड़ा ही कर सकते हैं, फिर हँसता हूँ मैं। अरे भाई, माइंड ही जब सब चीज़ों का बीमारी का जड़ है और माइंड को आप हील कर देंगे तो फिर बीमारी से क्यों डर रहे हो? तो आई केप्ट स्टडीइंग। एनएलपी को एक बार सर टेक्निकली समझा दीजिए कि क्या होता है बेसिकली एनएलपी?
आशुतोष, जब हम पैदा होते हैं तो हम दो चीजों के साथ पैदा होते हैं, एक हमारी बॉडी होती है, एक हमारा माइंड होता है। माइंड का मतलब है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है कि हमारा हार्ट कैसे चलेगा और चलता रहता है, ठीक है ना। हमारी स्किन कैसे ग्रो करेगी, हमारी हड्डियां कैसे बढ़ेंगी, वो ऑलरेडी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ऊपर वाला देता है हमें। और एक हमें देता है 60 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी मिलती है, जो दो दो चीजें हमें मिलती हैं। तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर एक बढ़िया बात और खराब बात यह होगी कि जो हमें माइंड मिलता है उसके अलावा एक अलग से एक फाइल मिलती है हमें, जैसे एक सी फाइल मिलती है कंप्यूटर में, और एक हमें स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है उसे हम कह सकते हैं कि वो हमारी ब्रेन सेल्स हैं, जिनमें हमारा नेचुरल ड्राइव भी भरी पड़ी है, वो खाली है, लेकिन अच्छा। कुछ आई मीन स्पेस खाली है। पड़े। वहां पर हमारे पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और कहते हैं कि इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और इनके अंदर बहुत सारी मेमोरी भरी रहती है। जैसे हम बड़े होने लगते हैं, जब आप पैदा हुए तो किसी ने आपको थप्पड़ भी लगाया ताकि रोने लगे, ताकि सब लोग हंसने लगे कि बच्चा आई मीन आप ओके है। फिर आपको का खा गा लिखना सिखाया, किसी ने आपको प्यार किया, किसी ने आपको धोखा दिया, कोई आपके लाइफ में फेलियर आया, कहीं दिल टूटा, कहीं की कोई रिवार्ड मिला। तो ये सारी मेमोरी भरने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है। और ये स्पेस कितना बड़ा है कि हमारे पास 80 बिलियन सेल्स हैं इनको आई मीन जमाने के लिए, इनको स्टोर करने के लिए। यहाँ पर भी यूं समझिए कि एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है, ये मेरी कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैंने तो नहीं चेक किया, लेकिन मैंने पढ़ा है ये, कि हमारे एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी है वो 82 GB के बराबर होती है। तो कितनी मेमोरी हमारे पास है। अब यहाँ पर गड़बड़ ये होगी, और ये अच्छी बात भी है कि प्राणी एक ऐसा मात्र है, आदमी है जिसके पास मेमोरी भी है और वो एनालाइज भी कर लेता है, उसी मेमोरी को एनालाइज भी कर लेता है। हाँ, कि ये मेरे लिए अच्छा है कि खराब है। और आपके पास जो ये मेमोरी है, जो इवेंट आती जा रही हैं, इनको आप डिलीट करके, डिस्टोर्ट करके, इनको जनरलाइज करके, इनका मीनिंग बदल के, अच्छा बुरा आप स्टोर करते रहते हैं। और फिर ये आपकी उस ड्राइव के पैरेलल चलने लगती है जो आपकी बॉडी को चला रही थी। सी ड्राइव थी ना आपके पास एक कंप्यूटर में, और अगर डी ड्राइव में या ई ड्राइव में आपका कोई वायरस आ गया तो वो कंप्यूटर को खराब करता ना। एग्जैक्टली यही होता है कि आपके पास जो स्टोर था और जिसमें आपको मेमोरी डालनी थी कि ये मेरा भाई है, इसका नाम महेश है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा जॉब है, ये मेरी कार है, ये कार की ड्राइविंग है, ये सारी मेमोरी हमें जरूरत है। ये इतनी मेमोरी की किसी पशु को जरूरत नहीं है, पर हमें जरूरत है। बिकॉज बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, तो हमें एक विशेष प्राणी बनाया गया। गड़बड़ ये हो जाती है कि जब हमारे पास अनवांटेड, यहाँ पर कोई फियर आ गया, कोई फोबिया आ गया, कोई ऐसे रेफरेंस आ गए जो पेनफुल हैं, तो वो अब हमारे ग्लैंड्स पर इंपैक्ट डालते हैं न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा। हमारे ब्रेन से एक मेजर नर्व चलती है, उसका नाम है वेगस नर्व। इसका नाम कई बार सुना होगा, लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं वेगस नर्व को भी एक्टिवेट करने के लिए कोर्स बना रहा था, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दुनिया के लिए, क्योंकि मैं एनएलपी ही मेरा बस एक फीस है, बाकी सब चीज़ों में फ्री दे रहा हूँ। तो अगर आप पूरी वेगस नर्व को स्टडी करेंगे, तो अगर आपका थॉट कोई भी लेकर वेगस नर्व लेकर चलती है, तो वो आपके हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, इवन गैल ब्लेडर को, आपकी आंतों को, गट को, बड़ी आंत को, कोलोन को, आपके इवन आपके स्प्लीन को, आपके लीवर को, आपके आई मीन जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको पूरी तरह से वो एकदम से मैसेज देती है। जैसे अगर यहाँ डर आ गया तो एकदम से आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और उसमें जो नर्व है, मेजर नर्व है, जो मेजर पार्ट्स पर जाती है, उसका नाम वेगस नर्व है। तो ये थॉट जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर नहीं रहते, दैट बिकम्स योर बायोलॉजी। यानी कि आपका जो थॉट है, आपको कोई अगर मेरे सामने एकदम से कोबरा आ जाए तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाएगी, यस और नो। तो इसका मतलब ये है कि मेरी आंखों ने इस कोबरा को देखा, मेरे माइंड ने इसे डिस्टोर्ट किया कि ये खतरा है। इस खतरे को इमीडिएटली हाइपोथैलेमस ने, यानी कि मेरी ब्रेन के अंदर जो आई मीन बॉस है मेरा, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसने मेरे नर्वस सिस्टम से मेरी आई मीन बॉडी को या मेरे हार्ट को या मेरी एड्रेनल ग्लैंड को बता दिया कि अब हम खतरे में हैं और तुम अब कुछ ना कुछ करो। तो मैं कांपने लगूंगा, मैं ठंडा पड़ जाऊंगा, ठीक है ना, मैं दौड़ने की कोशिश करूंगा, फाइट फ्लाइट मोड आएगा। तो जितनी भी हमारी बीमारियां हैं बेसिकली उसी तरह से पैदा होती हैं। बॉडी तो सफरर है, बॉडी तो पीड़ित है, बॉडी तो आपका आउटर रिफ्लेक्शन है जो आप इंटरनल वर्ल्ड में आपके चल रहा है। जब आपको कहीं गुस्सा आता है किसी बात पर तो आपकी बॉडी ऐंठ जाती है,
आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अगले दिन, आपको डर लगता है बच्चे को एग्जाम का तो उसको दस्त लगने लगते हैं, ठीक है ना, आपको कोई गलत बात कह दे या कोई बात आ जाए तो आपको रात भर नींद नहीं आती, बॉडी बेचैनी में रहती है। सो बॉडी इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर थॉट्स, नॉट द माइंड। तो जब मैंने लोगों को बताया कि जो तुम्हारी बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है, ये माइग्रेन है, ये आपकी बीमारी नहीं है, ये तो आपकी पास्ट की पेनफुल मेमोरी है, और वो कहते हैं हाँ। या फिर मैं पूछता हूँ कि तुम्हें ये बीमारी, हाँ, कभी भी ये इस समय जब लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं हमारा, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि जब भी आपके पास कोई बीमारी आई है, मान लेते हैं आपके पास 5 साल पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस आया, आपको सोराइसिस आई है, आपको माइग्रेन आया है, आप कुछ ना करें, उस समय में जाएं और देखें कि आप वहाँ पर क्या हैं। सडनली आप पाएंगे कि वहाँ पर आप किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, रिश्ता, किसी ऐसे रिश्ते में आप फंस गए हैं जहाँ पर आपको घुटन हो रही है। अगर आप उन मेमोरीज को डिटैच कर लें किसी टेक्निक से, न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसमें, हार्ट कॉन्शियसनेस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी है, ठीक है ना, हिप्नोसिस है जिसको मैं हिप्नो पैटर्निंग सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप उन मेमोरीज को डिसएम्पावर करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी ये बीमारी खत्म होनी शुरू हो गई। अभी आप क्या कर रहे हैं कि बीज तो वहीं का वहीं है और आप पत्तों को बार बार कलरफुल कर रहे हो। भैया पत्ते तो वही आएंगे अब जब तक बीज वही रहे, नहीं आएंगे तो फिर से वही पत्ते वहीं आ जाएंगे। तो ये एनएलपी है बेसिकली। एनएलपी ये है कि आप कैसे अपने 80 बिलियन न्यूरॉन को और 60 ट्रिलियन सेल्स को और वेगस नर्व को, इन तीनों को एक्टिवेट करें। अब मेरे एनएलपी 2.0 में सिर्फ माइंड नहीं है, वेगस नर्व का पूरा चैप्टर है कि वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे आज हम, और मैं एक्टिवेट करके दिखाता हूं ताकि आप बॉडी से कोई भी संदेश आपको, एक मैं कई बार लोगों से कहता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई, एक मच्छर भी आशुतोष हमें काटता है ना, तो हमें पता चल जाता है और एकदम से माइंड हाथ को यहाँ भेज देता है, और कई बार आप मच्छर मार भी देते हो, है ना, एग्जैक्ट पॉइंट पर जाता है। यानी कि एक छोटा सा मच्छर और उसका छोटा सा डंक छोटी सी जगह पर, वहां पर भी एक नर्वस सिस्टम है और ये मेरे माइंड को बता रहा है यस और नो। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि यार जो एक बार बताओ, तुम्हें ये 4th स्टेज का कैंसर निकला या 3rd स्टेज का कैंसर निकला, या तुम्हें आज पता चला है कि तुम्हें सोराइसिस हो रही है, आज पता चल रहा है कि तुम्हें ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है, ये तुम्हें उस दिन क्यों नहीं पता चला जिस दिन ये शुरुआत हुई होगी? आपकी बॉडी ने रिएक्ट तो किया था, लेकिन या तो आपने बॉडी को एब्यूज कर रखा है या फिर आपने इस नर्वस सिस्टम को मार दिया है, वेगस नर्व को। तो वेगस नर्व की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए माइंड उस चीज को रिसीव ही नहीं कर रहा आपकी बॉडी से, और आप डिले करते करते वहां तक ले जा रहे हो बीमारी को जहां तक आप नो रिटर्न पॉइंट आ गया है। सर ये वेगस नर्व नहीं कर रहा रिएक्ट, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसको पहचानने का कोई सिम्टम है क्या? यस, वेरी, कैसे सिम्टम? समझ लीजिएगा कि आपकी वेगस नर्व बार बार आपके पास, एक समय था, देखिए मैं अभी आपको अगर 70 साल पहले ले जाऊं, ठीक है ना, माई एज इज 65 लगता नहीं है सर। हाँ, तो मैंने अब 2 जनरेशन देखी हैं। उस समय जब मैं अपने फादर को या दादाजी को देखता था तो उनके पास एक लिमिटेड स्ट्रेस थी, यानी कि उनके पास ये था कि भाई खेती करनी है, खेती में इतने धान हो जाएंगे, इतना गेहूं हो जाएगा, इतना गन्ना हो जाएगा, ठीक है ना, इतने में काम चल जाएगा, तो घर का उनका खर्चा चलाना होता था और शादी करनी होती थी। मतलब ये 2 स्ट्रेस थी, बाकी चीजें हमारी यूटिलिटेरियन थी, उपयोगितावादी थी, कि अगर मुझे साइकिल चाहिए तो प्रधान जी की साइकिल बिक रही है, वो 15 रुपए की खरीद ली, 5 रुपए उसमें और लगवा दिए, इससे काम चलाओ। यानी कि हम, उनके पास मिनिमम था, तो उनकी जो सोच यहाँ से शुरू होती थी, बॉडी तक जाते जाते वो बहुत कम बचती थी, और उसके बाद उनका एक रहन सहन ऐसा था कि वो रोज हंसते थे, खेलते थे, परिवार में रहते थे, कुनबों में रहते थे, ताकि वो शेयर कर पाएं। आज हम डिफेंसिव ओप्रेसर हो गए हैं, यानी कि हमारे अंदर प्रॉब्लम चल रही है पर हम लोगों से कहते हैं नहीं नहीं हम ओके। झूठ है ये, इन्हें हम डिफेंसिव ओप्रेसर कहा गया है डॉक्टर बर्नी सीगल के द्वारा, कि ये बहुत खतरनाक है। आए दिन हम बोल रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं, सभी को बिना मतलब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है जब बॉडी ये कह रही मैं बीमार हूं और तुम ये कह रहे हो मैं ठीक हूं, तो बॉडी ये कह रही है फिर ठीक है, तो ठीक है तो फिर लेट मी डाई। ये फैक्ट है, इसके ऊपर कभी मैं फिर बात करूंगा। बेसिकली जब हम पहले जीते थे तब तनाव हमारे पास नहीं था। आप इस जनरेशन में आते आते आप देखेंगे कि हमने अपने तनाव के बहुत सारे बड़े दायरे को बढ़ा लिया है, जिसके कारण अब हमारे पास जो थॉट हैं वो इस तरह से बिखर चुके हैं कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण ये जो वेगस नर्व है ये इतनी बार परेशान होती है, दिन में इतनी बार परेशान होती है कि वो टायर्ड या बर्नड आउट हो चुकी है। भाई आप दिन में आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मेहनत कर सकते हैं जंगल में, अगर आप एक किसान हैं, और मैं आपको 18 घंटे करा दूं,
20 घंटे करा दो। आप शायद एक दिन जाग सकते हैं, एक रात जाग सकते हैं, 2 रात जाग सकते हैं, आप हाईली ट्रेंड हैं मिलिट्री के, 3 रात जाग सकते हैं। और मैं अगर आपको सोना ही ना दूं 3-15 दिन तक, तो पागलपन आएगा ना, बिकॉज योर बॉडी हैज बर्नड आउट। आपकी सारी की सारी जो ग्लैंड्स है तो बर्न आउट हो रही है ना। तो याद रखिएगा, वेगस नर्व पूरी तरह से बर्न आउट हो जाती है। आगे सुनिए इसका नुकसान क्या होता है। मान लेते हैं मैंने खाना खाया, खाना पेट में गया, पेट के सेंसर मुझे मेरे माइंड को बताएंगे कि इतना खाना आ चुका है, आपको इतना एसिड निकालना है, ठीक है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग को ही नहीं गई और मैं अभी खाना खाता जा रहा हूं, मुझे यही नहीं पता कि मैं छक गया हूं या मैं नहीं छका हूं। अधिकांश मोटापे का कारण याद रखिएगा कैलोरीज नहीं है, वेगस नर्व डेड है। यानी कि वेगस नर्व इस इंफॉर्मेशन को नहीं दे रही है बॉडी से माइंड को। बॉडी सफर कर रही है, बॉडी को बीमारी आ रही है, उसके अंदर सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्स का, जिसको कैंसर कहते हैं, उस वो बेकार की प्रोटीन बना रही है, लेकिन आपकी वेगस नर्व आपके माइंड को बता ही नहीं रही। तो वेगस नर्व उतना ही इंपॉर्टेंट है एनएलपी में जितना माइंड के थॉट्स हैं, और उतना ही बॉडी का भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी चीजों को इस तरह से बनाया हुआ है। पूरे कोर्स में बहुत ही डिटेल में उसके ऊपर काम करते हैं, एक एक चीज के ऊपर। हर एक आदमी के साथ मैं ऐसे ही काम करता हूं, मैं उसे बताता हूं। तो जब भी मैं लोगों से कह रहा हूं, तो आप जब भी आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहें तो एनएलपी बहुत सिंपल है। नंबर 1, आपके पास कोई ना कोई पेनफुल मेमोरी पड़ी होगी, किसी भी एनएलपीयर से बात करें और उन मेमोरीज को डिलीट करें। डिलीट का मतलब डिसएम्पावर कर। फर्स्ट स्टेप है, किसी को भी करना चाहिए, घर पे जो भी सुन रहे हैं इसको, वो पहले ये चीज अपनाए। दूसरा है कि उसके पास एंजाइटी भरी पड़ी है। आजकल देखेंगे लड़के लड़कियों को घुटन हो रही है, आपके कपल्स को घुटन हो रही है, जिसके साथ वो रहना नहीं चाहते उसके साथ वो रहना पड़ रहा है, ठीक है ना। कुछ करना चाहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं है कई बार, ठीक है ना, या कोई बीमारी आ गई है, या फिर जिस गोल को पूरा करना चाह रहे थे वो गोल पूरा नहीं हो रहा, तो उसको अपनी अनवर्दीनेस आ गई है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, क्योंकि हमने छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े अपने ऊपर बहाने बना रखे हैं कि मैं तो बेकार हूँ, और इस तरह से हमने अपने अंदर बहुत सारी तनाव को डाल रखा। तो एंग्जाइटी बहुत भरी पड़ी है लोगों को। एनएलपी से आप किसी भी टाइम इस एंग्जाइटी को आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन एक सेटिंग में आप 70% एंग्जाइटी को हटा सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई ना कोई फियर पड़ा है, किसी को डर है ऊंचाई का, किसी को अंधेरे का, किसी को पानी का, किसी को स्टेज का, ठीक है ना। इनको हम फोबिया कहते हैं, फियर नहीं कहते। फियर तो बहुत अच्छा होता है, भाई मैं रेलवे ट्रैक पे खड़ा हूँ, ट्रेन आ रही है और मुझे डर लग रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर डर नहीं लग रहा है तो मुझे पागल खाने भेजा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फोबिया का मतलब होता है जहां डर नहीं और तुम डर रहे हो, ठीक है ना। स्टेज पर कोई डर नहीं है पर आप डर रहे हो, अंधेरे में नहीं है भूत पर आप डर रहे हो, पानी को देखकर अगर तैरना नहीं आता, कंसर्न है कि हाँ मुझे नहीं कूदना है, लेकिन अगर आप कांपने लगे तो फिर इसका मतलब है कि ये तो आपको फोबिया है। तो हमारे पास कोई फोबिया नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे पास फोबिया होगा तो वो हमारे न्यूरॉन्स में एक परमानेंट इश्यू की तरह, एक मसले की तरह पड़ा हुआ है जो हमारी ग्लैंड्स को इस समय बर्न आउट कर रहा है। सर एक बहुत अच्छा एक टर्म आजकल बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा सवाल ये बनता है आपसे कि मैनिफेस्टेशन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हमारे माइंड में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो क्या मैनिफेस्टेशन को एनएलपी करने के बाद करना चाहिए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या एनएलपी से पहले भी मैनिफेस्टेशन उतना ही काम करेगा? ये तो आपके ऊपर है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के रूल्स को अगर आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। जब जितना भी मैंने मैनिफेस्टेशन को पढ़ा, अद्वैत सिद्धांत को पढ़ा, जहां पर यूनिवर्सल पावर की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस शब्द को भी 48 महीने पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, मैंने आपके ही किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना भी था और मैं इसके बारे में आपसे जानना भी चाहता हूँ। अद्वैत सिद्धांत मैंने और पहले कभी कहीं नहीं सुना था। हाँ, और इसको अंग्रेजी में यूरोपियन वर्ल्ड ने इसको मोनिज्म रखा है, और उन्होंने ये पाया है कि इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जो हर एक चीज में निहित है, और हर चीज का वही रॉ मटेरियल है। हर चीज उसी में मिल जाती है, नश्वर, आई मीन मरकर उसी में हम मिल जाते हैं, ठीक है ना। और हम एक बार फिर रॉ मटेरियल बन जाते हैं, कुछ समय के लिए वो कृति बन जाती है, प्रकृति कृति में बदल जाती है। प्रकृति का मतलब होता है कृति से पहले। प्रकृति का मतलब ये नहीं है हमारे रियल हिंदी में कि जो वनस्पति देखते हो, प्रकृति का मतलब होता है रॉ मटेरियल, कृति से पहले। कृति मीन्स क्रिएशन। जैसे ये माइक है, ये कृति है,
ये क्रिएशन है। इससे पहले ये रॉ मटेरियल थी, ये लोहा कहीं पड़ा था, किसी खान में पड़ा था, ये प्लास्टिक कहीं कुछ और पड़ी थी। और यहीं पर सांख्य दर्शन आता है। सांख्य दर्शन में ये है कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है। पुरुष का मतलब जेंडर नहीं है, पुरुष का मतलब है जो एक विचार को क्रिएट करता है और उसे ये कन्वर्ट कर देता है मटेरियल में। तो प्रकृति के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है, पुरुष नहीं है उसके पास। यानी कि वह अपनी क्रिएशन को खुद नहीं कर सकती। उसके पास कार का रॉ मटेरियल है, पर वो खुद कार नहीं बना सकती। उसे एक क्रिएटर चाहिए। क्रिएटर का काम है मैं और आप। इसलिए जब आप मनुष्य बनते हैं तो आप सिर्फ पैदा होने के लिए नहीं बनते हैं, कुछ एक जिंदगी को जीने के लिए नहीं बनते। आपका यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो रोल ये होता है कि आप प्रकृति के साथ खेलिए। प्रकृति नाचने के लिए तैयार है आपको, आपके साथ, कि मुझे कृति में बदलिए। और वो इसीलिए आपको रोज आइडिया देती है। जब आप कहते हैं मुझे बहुत सारे अनवांटेड विचार आ रहे, वो अनवांटेड नहीं है, याद रखिएगा। वो आपके पास सिंक्रोनिसिटी की तरह आ रहे हैं, लेकिन आपका माइंड ही खाली नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए आपने अभी रूल्स को ही नहीं जाना। मैं 5 रूल अभी बता देता हूं। जी जरूर, प्लीज। पहला रूल है, जब भी आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करें तो मैनिफेस्टेशन के लिए ये प्रकृति तैयार है, पहली तो बात। और प्रकृति इंतजार कर रही है कि उसे एक पुरुष चाहिए। पुरुष का मतलब यहाँ महिला और या मेल नहीं है। पुरुष का मतलब है कि उसे कोई क्रिएटर चाहिए जो दिमाग से है। वह पूरी तरह से आपके लिए नाचने के लिए तैयार, डांस करने के लिए तैयार है पॉजिटिव वे में। लेकिन आपको पहली चीज करनी पड़ेगी कि अगर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहला रूल है द लॉ ऑफ सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि सबसे पहले आप अपने अंदर के इंसान को बड़ा करिए। अगर मेरा वजन 50 किलो है तो मैं 1200 किलो का वेट नहीं उठा सकता। कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी कुछ भी कहते रहे, आसान है ना, नहीं कठिन है, आसान है, कठिन है ना। अगर मैंने उठा भी लिया तो मेरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा, एक डॉक्टर जानता है। तो इसका मतलब है कि मुझे 1200 किलो का अगर वजन उठाना है, यानी कि मुझे कोई चीज बड़ी मैनिफेस्ट करनी है, तो मुझे अंदर से मुझे भी 400-500 किलो का होना ही पड़ेगा। नहीं तो अब यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। 1 सेकंड के लिए अगर काम कर भी गया तो वो परमानेंट नहीं होगा, यानी कि वो फ्लूक माना जाएगा, वो तुक्का माना जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो पहला काम है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करें। ये सेल्फ इमेज हम 6 साल की उम्र तक खोकर आ जाते हैं। जब हमारे टीचर कहते हैं तुमसे ये भी नहीं लिखा गया, जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं तुमने ये गलती करी, जब हमारे पार्टनर कहते हैं, कई बार लाइफ के पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं जो एक नेगेटिव सैडिस्ट होते हैं, या दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वो आपको हमेशा ड्रामा करके आपकी पर्सनैलिटी को मार देते हैं, तो वहाँ से आपकी अपनी सेल्फ इमेज मर जाती है। 6 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं, ये साइकोलॉजी कहती है। अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, सेल्फ डाउट करते हैं। अंडरस्टैंडमेंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अधिकांश लोगों से कहता हूँ कि तुम किसी हीरो के बारे में सोचिए, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा, आंख बंद करने से पहले ही। फिर मैं कहता हूँ अपने बारे में सोचिए, वो कहता है मुझे मेरी पिक्चर ही नहीं आ रही। कितनी बार देखा है अपने आप को, रोजाना कई बार देखता हूँ, लेकिन इमेज ही नहीं है। यानी कि आप अपने ही कॉन्सेप्ट, अपने ही सबकॉन्शियस लेवल पर आप अवेलेबल नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया, मतलब सच में ये हमने इस लेवल पे तो सोचा ही नहीं किसी ने। और इससे भी आगे की बात बताता हूँ, जब भी मैं पैसे के लिए एनएलपी करवाता हूँ या सेल्फ किसी को इम्प्रूव करने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए, तो मैं बीमारी ठीक नहीं करता हूँ, ना मैं जानता हूँ बीमारी ठीक करना, पर मैं ये जानता हूँ कि इसकी सेल्फ इमेज ही बीमार आदमी की बन चुकी है। इसके पास हेल्दी इमेज है ही नहीं। मैं तो इमेज का परिवर्तन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों से कहता हूँ, अभी भी जितने लोग यहाँ पर करना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन को, तो पहले तो मैं ये एक छोटी सी एक्सरसाइज यहीं करा देता हूँ 30 सेकंड में, कि आप सब लोग आंखें बंद करके उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको आप ये मानते हैं कि वो रिच हैं, वेल्दी हैं। वो लोग आपके शहर के भी हो सकते हैं, देश के भी हो सकते हैं। अचानक पाएंगे कि आपको कुछ नाम याद आ गए हैं, उनकी पिक्चर्स भी आ गई है, उनके चेहरे भी आ गए हैं, उनकी क्वालिटी आप देखना शुरू करें, वो कल चलते कैसे हैं या कैसे चल रहे हैं आपके मानस पटल पर। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि इनको हटा दीजिएगा। अब आप अपनी इमेज को लाइएगा एंड अपनी इमेज को देखने की कोशिश करिएगा, क्या वो आपकी इमेज वैसी ही है जैसी उनकी थी या अलग है। अगर आप कहते हैं अलग है, तो मैं कहूंगा कि क्या उसकी लोकेशन डिफरेंट है, क्या इसके कलर डिफरेंट है, क्या इसकी साइज डिफरेंट है। आप कहते हैं हाँ जी, तो फिर मेरा अगला सवाल आपके लिए यह है, या अगला कथन बहुत ही खतरनाक आपके लिए है लेकिन आंखें खोलने वाला, कि आप अपने मन में उस जगह पर नहीं है जहां पर रिच लोग हैं। यानी कि आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में वह प्लेस नहीं रखते, वो जगह नहीं रखते जहां पर अमीर लोगों ने अपनी जगह रखी हुई है। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया है कि तुम इस लायक, उस जगह के लायक नहीं हो। पहला काम तो यही करना है कि उन इमेजेस के बीच में जगह बनाइए और अगले 21 दिन तक
चुपचाप बैठकर कम से कम 30 मिनट के लिए रोजाना बैठे और उन लोगों को लाएं अपने चेहरे पर, आई मीन मानस पटल पर, जिनको आप सक्सेसफुल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, जिनको आप अच्छा मानते हैं, जिनको आप अमीर मानते हैं, जिनको आप ये मानते हैं कि दे शुड बी द पार्ट ऑफ माई इवन माई लाइफ, जाने भले ही वो ना हो। एकलव्य ने तो ऐसी तो गुरु बनाया था ना, याद रखिएगा वही एनएलपी है। तो आप इन लोगों के बीच में इमेजिन करिए कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, इनके बीच में जगह बनाइए और अपनी जगह को यहाँ लाइए, अपने फोटो को, और इनके साथ मिक्स करिए कि मानो इनके साथ वो बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और आप हिलेंगे न उस समय। कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टैचू बनकर इस मोमेंट को एंजॉय करें, तो पहली बार आपकी सेल्फ इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हम ये कहते हैं जी मैं आम आदमी हूँ, मैं ये कहता हूँ भाई तू आम आदमी नहीं है, तू खास है। नहीं सर मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास 15,000 की तनख्वाह, मैं आम आदमी हूँ। फिर मैं कहता हूँ तू खास है। जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन बहुत सारे सोल थे इस लाइन में, लेकिन इस यूनिवर्स ने तुझे सेलेक्ट किया था, तो स्पेशल है। जिस दिन तू आया था यकीन कर उस दिन हवा में एक नई खुशबू आई थी, पानी में नया स्वाद आया था, पृथ्वी पर आपके लिए स्पेशल जगह बनाई गई थी, और तू अपने आप को ये आम मान रहा है। और आम आदमी के साथ एक हमने झाड़ू भी पकड़ा दी है, मेटाफोर भी क्रिएट कर दिया है, के लिए समझने की कोशिश करिएगा। जब आप जिस आइडेंटिटी को जिएंगे आप वही तो रहेंगे। तो आप पहले तो इस वर्ड को हटाइए, बस आप आदमी हैं, आम को क्यों लगा रहे हो। हमारी एक प्रॉब्लम है, हमें बचपन से एक कहानी सिखाई जाती थी। गांव में एक गरीब किसान रहता था, ये बताइए गरीब लगाना जरूरी था क्या। उसकी एक बूढ़ी माँ थी, बीमार पिता था। क्यों ये अमीरों के नहीं होते क्या, बूढ़ी माँ और बीमार पिता। लेकिन किसान को गरीब की जब तक ये एडजेक्टिव नहीं पहनाएंगे तब तक वो कहानी नहीं बिकेगी, कहानी नहीं बिकेगी, राइट। कई बार हम यही गलती करते हैं कि हम अपनी इमेज को गलत तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी मैं लेडीज को देखता हूँ, सर मैं बहुत अच्छी बेटी बनना चाहती थी, मैंने बड़ी मेहनत करी, अच्छा उसके बाद सर मैं बहुत अच्छी पत्नी बनना चाहती थी, मैंने उसे इतना सुधारने की कोशिश करी, मैंने सब कुछ, मैंने ना रात रात भर जाकर कपड़े भी धोए हैं, पढ़ी भी हूँ, मैंने तो इवन मिट्टी भी भराव भी अपने घर का अपने आप ही किया था। अच्छा उसके सर बाद मैं अच्छी पुत्र वधू बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, अच्छी देवरानी बनना चाहती थी, अच्छी माँ बनना चाहती थी, मैं तो हर जगह फेल हो गई। मैंने कहा तुम इस अच्छे वर्ड को हटा के दोबारा इस कहानी को बताओ। तुम एक बेटी बनना चाहती थी, बनी हो। तुम एक पत्नी बनना चाहती थी, बनी हो। गड़बड़ ये होगी कि तुमने कुछ एक निगाहों में एक पर्टिकुलर वैलिडेशन को पाने के लिए अपने आप को मोल्ड करते रहे और अपने एक्सप्रेशन को तुम भूल गई हो कि तुम कौन थे। तुम प्लेफुल जोन में रहना चाहती थी, तुम अपने रिश्तों को जीना चाहती थी, तुम अपने धन को जीना चाहते थे, तुम अपने समय को एंजॉय करना चाहते थे। तुम अच्छा वर्ड लेने के लिए तुमने अपनी सेल्फ इमेज को और खराब कर दिया है। कई बार लोग कहते हैं कि राम सर आप बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा बस आप राम सर हैं, बस यही बोलो, क्योंकि जिस दिन आपके अच्छे के चक्कर में मैं रहूंगा तो तुम्हारे मोहल्ले में कोई शादी होगी तो मैं बिजली डांस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो ऑथेंटिक रहना चाहता हूँ भैया, न मैं गुरु बनना चाहता हूँ और न मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं आपको एक स्किल देता हूँ, पैसे लेता हूँ, उसके बाद मेरी अपनी लाइफ है, उसे मैं अपनी तरह से जीता हूँ। मेरे मेंटोर ने कहा था कि जीवन में अपनी ऑथेंटिसिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी गिरवी मत रख देना। गिरवी कभी नहीं रखना चाहिए। मतलब किसी और चीज के लिए दुनिया जो चाहती है आप वो करें, वो आप कभी ना करें। बिल्कुल, क्यों कर मैं वो करूंगा जहां पर मुझे अभी भी गांव में जाकर अपने खेतों में बैठना, मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो मैं वो करूंगा। मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे ऋषिकेश हर महीने जाकर बहुत अच्छी तरह से गंगा जी के पास बैठकर अपनी कविता लिखने का मन करता है। मुझे गोवा जाके अलग तरह से मजे मन करता है बीच पर बैठने का। मुंबई घूमने का मन करता है। सिर्फ बिल्डिंग देखने के लिए मैं साल भर में 4 बार दुबई चला जाता हूँ। ठीक है ना, तो मैं उस अपनी जहां पर मेरा रियल जॉय आ रहा है और उस जॉय में मैं किसी को नुकसान नहीं कर रहा हूं, तो वही तो मेरा एक्सप्रेशन है। उसी को ही तो खो दिया ना हमने, इसीलिए तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। तो पहला रूल है आप अपनी सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म करें। अगर ये नहीं किया तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। एक छोटा सा इसमें सवाल मैं एक करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि हमने एक इमेज बनाई, अब इसी चीज को मैं लेता हूँ कि कोई इंसान जो अनहेल्दी है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो इंसान ये चीजें इमेजिन करे। जो अनहेल्दी है वो एक हेल्दी इंसान को इमेजिन कर सकता है, जो जिनके पास पैसे नहीं है वो कुछ ऐसे इमेजिन कर सकता है। ये रिलेट कर सकते हैं वो लोग इसमें? अब देखिए सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या क्या नहीं है, अगर मैं इस पर फोकस रखूंगा तो मेरा हमेशा गड़बड़ रहेगा। कि मेरे पास कई बार लोग कहते हैं जी कैंसर कैसे ठीक होता है, मुझे तो नहीं पता, ना मैं कैंसर ठीक करता हूँ।
पर मैं एक बात पूछता हूँ आपकी, इस समय आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाइए, आप कौन है? सर कैंसर पेशेंट। और मैं अगला सवाल पूछता हूँ, मानो तुम्हारे साथ कोई ऐसी जादू की झड़ी हो जाए, चाहे मीन छड़ी लग जाए आपके हाथ, या कल भगवान शंकर आपको एक वरदान दें कि बताओ तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन वो ठीक होने के बाद तुम कैसे दिखोगे और क्या क्या करोगे और कौन से कारण होंगे जिनके लिए तुम ठीक होना चाहते हो? इन तीन चार सवालों का जवाब दे दो। वो एक टाइम से कहता है कि सर चमकता हुआ चेहरा होगा, खिलखिलाती हुई आंखें होंगी, प्लेन आई मीन बढ़िया सी बॉडी होगी, और क्या होगा? सर मैं घूमूंगा। कहाँ घूमोगे? सर मैं पहाड़ों पे घूमूंगा। कौन सा पहाड़ दिखाई दे रहा है? जूते कैसे होंगे? तुम्हारे साथ कौन होगा? जब तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बेटी या बेटा है, हाँ जी, वो क्या कह रही होगी? आई लव यू पापा, यू आर माई हीरो, तुमने मुझे बचा, तुम स्वस्थ हो गए तो अब हमारा फ्यूचर भी ब्राइट है। सुनो ना इस बात को। वो कहता है कि इतना करते करते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये पिक्चर आपके पास नहीं है। जब आपके पास आउटकम पिक्चर नहीं है तो आप जाएंगे कहाँ? भाई मैं अपने घर से इस स्टूडियो तक आया हूँ, आप अपने घर से अपने इस स्टूडियो तक आए, तो दिमाग में एक आउटकम पिक्चर थी ना कि हमें जाना कहाँ है। हाँ, अगर वो पिक्चर नहीं है तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? घूमता रहूंगा ना इधर उधर। तो जीवन में याद रखिएगा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप कहाँ जाना था वो आउटकम पिक्चर नहीं बनाई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको बीमारी है, कैंसर है, गरीबी है, कंगाली है। प्रॉब्लम ये है कि आपको इतना बिलीफ मार दिया गया इस सोसाइटी ने, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इस सोसाइटी ने मारा है। बचपन से ये सोसाइटी सिर्फ आपको परसेंट में तोलती है। आप 60% है, आप 80% है। अरे ऊपर वाले ने मुझे 100% बनाया था, मैं कलम रोक दूंगा टीचर की अगर मुझे दोबारा बचपन मिले, मैं कलम रोक दूंगा, टीचर मुझे आप परसेंटेज नहीं देंगे। फेल पास आपको जो कुछ लिखना लिख दीजिएगा, मैं नहीं मानूंगा। मुझे ऊपर वाले ने 100% बनाया है, तुम मुझे 80% बनाकर भेजोगे? आज आपने बच्चों की ब्रांडिंग कर दी थी बचपन में खराब, उनको परसेंटेज देनी ही नहीं है आपको। उनको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी देनी है, दैट दिस चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिन, आई मीन ये शुरू से शुरुआत करता है और पूरी कर लेता, बस ये आइडेंटिटी काफी है। गड़बड़ ये हो गई कि हमने अपनी पहचान को ही इतना छोटा बना लिया है कि उसे दूसरे लोग तय कर रहे हैं, सोसाइटी तय कर रही है। अगर आपको जो भी लाइफ चाहिए, मेरे पास एक ऐसा समय था जब मैं डिप्रेशन का ही शिकार था ऑलमोस्ट। आप खुद समझिएगा कि आपका एक परिवार है और आपके पास कोई करियर नहीं है, और दुख इस बात का है कि आप 12th में इतने मार्क्स थे कि आपको रुड़की इंजीनियरिंग की सीट मिलनी चाहिए थी, जिसको मैं क्रैक कर सकता था, लेकिन ना इतने संसाधन थे कि हम वहां तक भी पढ़ लेते, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि आप कहां पर, आप किस कंगाली में जी रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप पुराने बिलीफ को हटा दीजिएगा और उस पिक्चर को लाइएगा जो तुम बनना चाहते हो। इस पिक्चर को ही नहीं बनना आदमी बनाता है, इस पिक्चर को बनाता ही नहीं। इसीलिए जो मैनिफेस्टेशन का चौथा रूल है, वही रूल भी यही है। अभी तो मैंने पहले ही रूल बताया ना। जी जी। दूसरा रूल याद रखिएगा, जैसे ही आप सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म कर ले, और तरह की मैंने टेक्निक भी बता दी कि हमेशा उन लोगों के बीच में देखो जो आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही है, और इमेजिनेशन इज द की। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, तो आइंस्टाइन ने कहा ना, नॉलेज से ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो इमेजिनेशन। हर एक बढ़िया आविष्कार पहले एक इमेजिनेशन ही था। ये बिल्डिंग भी पहले इमेजिनेशन में आई थी ना। तो पहला काम है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करो, लेकिन उन लोगों को मत बताओ जिनकी छोटी इमेज है, क्योंकि वो आपकी मजाक बनाएंगे और उसी दिन फिर आप पीछे हट जाओगे। आपकी लाइफ में दो ही तो लोग हैं, एक पॉजिटिव है और एक रिलेटिव है। वाह। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ठीक है ना। अब दूसरे वालों के साथ रहो या ना रहो तो दूसरी बात है, थोड़ा सा ये मजाक बहुत भी मैं बढ़िया कर था। लेता हूँ। पॉजिटिव या रिलेटिव? भैया तो पॉजिटिव है आपकी शानदार। लाइफ में हाँ। या रिलेटिव है, तो जरूरी नहीं कि रिलेटिव सब सारे पॉजिटिव, और जरूरी नहीं कि पॉजिटिव सारे रिलेटिव हो। और वैसे सर ये रिलेटिव जो है ना, आप मतलब रिश्ते नाते से भी देखें या प्रॉपर इस वर्ड को भी पकड़ें, तो लोग रिलेटिव ही हैं, रिलेट ही करते रहते हैं आपको एक दूसरे से। रिलेटिव तो करते रहते हैं। ये तो तो शानदार। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट पर। दूसरी चीज ये है कि आपको मिरेकल लॉ ऑफ एम्प्टीनेस समझना होगा। जिन चीजों को आप चाहते हैं पहले उसकी जगह बनाइए। कई बार लोग कहते हैं सर आई वांट टू अट्रैक्ट अ वंडरफुल सोलमेट। मैं कहता हूं अंदर जगह है उसकी, दिमाग के अंदर। सर वो क्या मतलब? आपके पास पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है, आपके पास रिवेंज भरा पड़ा, आपके पास ईर्ष्या भरी पड़ी, आपके पास डर भरा पड़ा, आपके पास पीड़ित भाव भरा पड़ा है, आपके पास विक्टिमाइजेशन भरा पड़ा है,
आपके पास सेल्फिशनेस भरी पड़ी है। यानी कि इस जंजाल में तुम्हारे घर में एक कमरा है, उस कमरे में आपने बिच्छू पाल रखे हैं और अब आप मुझे कह रहे हो कि राम सर मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, इस कमरे में तुम्हें बैठाऊंगी, मैं बैठ जाऊंगा? मैं बावला हूं? भैया इस कमरे को मेरे लायक बनाओ पहले। सो इंटरनल वर्ल्ड में से पहले खाली करो। फिजिक्स का एक रूल है कि एक जगह पर एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है। इस समय मैं यहां पर बैठा हूं, इस जगह पर कोई और नहीं बैठ सकता। वो यहां बैठ सकता है, 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 वो इधर रह सकता है, लेकिन जितनी जगह में मैं हूं स्पेस का कॉन्सेप्ट, उसका तो वो तो स्पेस मैंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा ना। तो अगर आपके न्यूरॉन्स में पहले ही रंजिशें भरी पड़ी हैं, पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है, डर भरे पड़े हैं, डाउट भरे पड़े हैं, सेल्फ डाउट भरे पड़े हैं, ईर्ष्या भरी पड़ी है, रिवेंज भरा पड़ा है, एब्यूज भरी पड़ी है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में खुशियां आए, वो रखोगे कहाँ? एक बात मैं सिंपल सा लोगों से हर एक पॉडकास्ट में यही पूछता हूं, मान लेते हैं मेरे पास एक बर्तन है, एक बाल्टी है, उसमें कीचड़ है, आधा बाल्टी कीचड़ है, और मैं आपसे दूध मांग रहा हूं। आपके पास उस समय वो मिल्क है, बिल्कुल, और मैं जैसे इसमें डालूंगा वो मिल्क रहेगा कि कीचड़ बन गया? वो भी कीचड़ बन गया ना। यानी कि उस मिल्क ने अपनी आइडेंटिटी खो दी ना यहाँ तक आते आते। तो खुद सोचिए कि जिस ब्लेसिंग को आप मांग रहे हैं वो वहां पर ब्लेसिंग है, लेकिन जैसे ही आपके अंदर जाएगी वो तो कीचड़ बन जाए। तो वो तो कीचड़ ही तो आप बड़ा कर रहे हो आप। इसका मतलब है कि अगर मुझे उस मिल्क को यहां भी मिल्क रखना है, उस अमृत को मुझे यहां भी अमृत रखना है, तो पहले मुझे यहां से कीचड़ को हटाना पड़ेगा ना। इतना आप इतना लॉजिक जानते हैं, मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखा, पर लेकिन इस पर काम ही नहीं कर रहा कोई। इस डायमेंशन में कोई सोच ही नहीं रहा ना सर। ये तो आप जैसे लोग जो पॉडकास्ट में हम लोग को बता रहे हैं, राह दिखा रहे हैं, मतलब हम तो सोच ही नहीं पा रहे ये चीज। नॉर्मल इंसान जो है कि वो इस डायमेंशन में ही नहीं सोच पा रहा कि हाँ कुछ ऐसा भी है। साइंस फिजिक्स बहुत पढ़ लिया, लेकिन इस तरीके से कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। मैं यही तो कह रहा हूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, मेरी लाइफ में मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं। जैसे ही मैंने अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को हटाया तो मेरी सेहत अपने आप आ गई। इस समय मैं 65 साल की उम्र में 72 केजी वेट को, 120/80 ब्लड प्रेशर को, आई मीन नॉर्मल शुगर को, ठीक है ना, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला, शुगर खूब खा लेता हूँ लेकिन नॉर्मल रहती है, ठीक है ना। 8 किलोमीटर चलने को, 1 घंटा डांस करने को रोजाना एंजॉय करता हूँ, क्लियर है। और मैं कोई न्यूट्रिएंट नहीं खाता हूँ, और मैंने पिछले 10 महीनों से कोई क्रीम चेहरे पर नहीं लगाई, और पिछले 10 महीनों से मैंने साबुन भी नहीं लगाई है। मैं आज तक ये नहीं जानता कि समोसा कैसा स्वाद कर लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में 5 बार समोसा खाया होगा टोटल। मुझे नहीं मालूम है मैंने कभी आज तक आई मीन कोला पिया हो। एक मेरी बेटी अमेरिका से एक बोतल लेकर आई थी कोका कोला की, वो भी यूं की त्यों रखी रही, किसी ने पी नहीं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये अमेरिकन वर्जन था, ठीक है ना। मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी बाहर चाट भी खाई है, और मुझे तो पिज्जा खाता हुआ आदमी दिखाई भी दे जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है। मैं ये खा क्या रहा है, ठीक है ना। मुझे कोई एडिक्शन नहीं होता, और मैं हर चीज को एंजॉय भी कर लेता हूं। इतनी सा काम करना है कि एक चीज को समझ लेना है कि आपके जीवन में सेहत नॉर्मल आएगी, वो तो आपका बर्थ राइट है। जब पैदा हुए तो सेहत आपका बर्थ राइट है। बीमारियों के लिए आपने बहुत मेहनत की हुई है, क्योंकि आपके पास लॉ ऑफ एम्प्टीनेस नहीं है सेहत के लिए। धन आपके पास और ऑटोमेटिकली आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 33 साल की उम्र में बीमार हूं, 34 साल की उम्र में मैं ठीक हो रहा हूं, 35वें साल की उम्र में मैं अपना स्कूल खोल दिया था, जहां पर इस समय बाद 2000 बच्चे पढ़ते हैं, और मेरे पास 3 चीजें नहीं थी। मेरे पास पैसा नहीं था, जगह नहीं थी, और मेरे पास ये नहीं था कि ये स्कूल चलते कैसे हैं। जब आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो आप मेरे स्कूल से गुजर करते हुए जाते हैं, जहां पर 4 बिल्डिंग, आई मीन 4 माले की बिल्डिंग दिखाई देगी, जहां पर 170 से ज्यादा कमरे हैं, 200 से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं गांव में। वहां के हमारे बच्चा अरीब नाम का, अरीब अहमद, जो जिसका पॉपुलर हुआ था वेस्टर्न यूपी में कि चंद्रयान में अरीब है वेस्टर्न यूपी का, मेरे स्कूल का नाम आया था उसमें कि इसी स्कूल में पढ़ा है। मेरा हाथ से उसका एडमिशन हुआ था, सबसे छोटे से बच्चों को लेकर आया था मोहल्ले में से। 2 साल के अंदर ये काम हुआ। ये सिर्फ 2 साल के अंदर, बिकॉज वो नेचुरल है भाई। जब आपके अंदर, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्या यार एनर्जी का? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है द एनर्जी फ्लोज टुवर्ड्स द लीस्ट रेजिस्टेंट जोन। जब मेरा रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया तो एनर्जी इधर ही तो बहेगी। और मैंने यहां पर अगर बेकार की आई मीन इमोशन भड़क की है तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया ना, तो एनर्जी कैसे धक्के मारेगी? अब कह लो जी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, कैसे हो जाएगा? दीवार तो तुमने खड़ी कर रखी है। मतलब राम सर मेरे घर में नहीं आते, अरे बिच्छू तो हटा ले दरवाजे पे से, अभी आ जाए।
आप रहने लायक बनाओ, मैं तो रुक के, हर आदमी मेहमान वही रुकेगा, और वही मेहमान आपको एक बार चेक काट के चले जाए, कितना चाहिए ये लो। एनर्जी फ्लोज टुवर्ड्स द लीस्ट रेजिस्टेंट जोन। मैं देश के लोगों को बता रहा हूं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई काम ही नहीं करना। यूनिवर्स आपको यहां पर हेल्प करने के लिए लेकर आया, वो आपको तंग करने के लिए लेकर नहीं आया भाई। ये तो तुमने अपने अंदर इतनी सारे के सारे चीजों को भर लिया न्यूरॉन में कि उसे जगह ही नहीं मिल रही। और ऐसे में फिर एक ट्रेनर आता है, मैं तुम्हें 11 रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन सिखाऊंगा। अरे पागलेपन का रूल सिखा रहा है तू। उसे सिर्फ ये कह दे कि तू सिर्फ नॉर्मल हो जा, तू सिर्फ इंसान हो जाए, एक बार अंदर से खाली कर ले, अपने जो बेकार के बिलीफ है उन्हें तू त्याग दे, और तेरे लिए यूनिवर्स एकदम से यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटी आएगी। यू विल बी लव्ड बाय एवरीवन। यू डू नॉट लोग कहते हैं यार लोग मुझे प्यार नहीं करते। मैंने कहा तू खुद को करता है क्या? जिस दिन तू खुद को प्यार करेगा उस दिन दुनिया करने लगेगी। बोझ लिए घूम रहे हैं, सर में दर्द है, कंधों में दर्द है, मैंने कहा बोझ खाली कर ले, यहां से विचारों का ठीक हो जाएगा, नहीं तो सर्वाइकल तोड़ देगा तुम्हें। ये रियल है। अंधे इसलिए हो रहे हैं कि कुछ चीजों को आप देखना नहीं चाहते, देखनी पड़ रही, या फिर आप असर्टिव नहीं है। तो याद रखिएगा, आपकी लाइफ में, जीवन में अच्छे रिश्तों का आना स्वाभाविक है। खराब रिश्तों के लिए आपने मेहनत की है, ठीक है ना? तो पहला रूल है, दूसरा रूल है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। आप खाली करिए एंड एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग, बिकॉज यूनिवर्स हेट्स एम्प्टीनेस। यूनिवर्स हमेशा खालीपन को हेट करता है। जिस चीज के लिए जगह बनी है एकदम से वहां आएगी। तुम खाली करके देखो, वैक्यूम करके देखो, एकदम से हवा आ जाएगी। आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के लिए खाली करो, एकदम से आ जाएगी। आप किसी बढ़िया इंसान के लिए जगह खाली कर लो, वो ही एकदम आ जाएगा। और तुम एक गलत आदमी के लिए जगह खाली कर लो, नीचे उतरने के 1 घंटे के अंदर कट्टा बेचने वाला मिल जाएगा आपको। वो अभी भी वहीं था, पर आपने उसके लिए स्पेस नहीं क्रिएट किया। यहां पर अच्छे आदमी भी है, पर आपने उसके लिए स्पेस क्रिएट नहीं किया। नहीं, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ नाक, ऐसी मुझे बाल चाहिए, ऐसा मेरा हीरो होना चाहिए। अरे क्वालिटी की मांग, क्वालिटी को मांगो। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो क्वालिटी वाला फिर तुम्हारी शक्ल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यूनिवर्स भेजेगा उसको। तुम्हें कहते हैं कि आवाज तो अमिताभ वाली होनी चाहिए, चेहरा ऋतिक वाला होना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें फिर एक रोबोट चाहिए, वो तो टिम्बकटू में ही मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज है कि लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, और तीसरी चीज है लॉ ऑफ रेडिएशन। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मिरेकल रूल पढ़ा रहा हूं मैं आज, अपनी वर्कशॉप पढ़ा रहा हूं आपको 15,000 वाली, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे लिए मतलब जो भी सुनेंगे ऑडियंस, उनके लिए मतलब इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग सेशन। मतलब अगर वो सुन लें और उसको अप्लाई कर लें, क्योंकि मैं खुद इतनी सारी चीजें सीख रहा हूँ आपके सामने बैठ के, मुझे लग रहा है 1-on-1 सेशन कर रहा हूँ मैं आपके साथ बस सीधा सीधा। अगर मैं आपको पहले एडमिशन की कला सिखाऊं कि स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है। मैं और मेरा दोस्त बीएससी में हम साथ पढ़ा करते थे, अचानक मिले, यूनिवर्स ने मिलवाया। हमने कहा यार चलो स्कूल शुरू करते हैं, तुम्हारी फैक्ट्री फेल हो गई। उन्होंने कहा चलो। उन्होंने कहा बट इस एरिया में यू विल गो फॉर द एडमिशन, आई विल गो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने कहा डन। पहले बच्चे के पास हम गांव में गए। अब मैं कहता हूं लॉ ऑफ रेडिएशन को पढ़ा रहा हूं। जो चीज तुम्हें चाहिए वो देनी शुरू करो। आप कहेंगे सर पैसा चाहिए, पैसा दे दे। नहीं, गिव द गुड बिलीफ्स ऑफ मनी। आप कॉन्फिडेंस बांटिए लोगों में, उनके डाउट को बदलिए ट्रस्ट में, उनको फेथ दीजिए, उनको ग्रो करिए, उनको वैल्यू ऐड करिए, और वो एकदम से आपको वही देंगे जो तुम्हें चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने स्कूटर उठाया और पहले गांव में गया, अकेला था। वहां पर एक आदमी बैठा था, मैं उसके साथ बैठ गया। नमस्कार सर। नमस्कार। ये बच्ची आपकी है? पोती है। क्या नाम है? नाम भी बता दो। पहली बच्ची का एडमिशन, क्योंकि यू कांट फॉरगेट दैट नेम, सुजाता। मैंने कहा सुजाता बेटे यहाँ आओ। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती है? उन्होंने कहा 3rd में। मैंने कहा मैं 3rd क्लास में मैं खेलना चाहूंगी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? गांव का बच्चा था, नहीं पता था। मैंने कहा सर मैं इसको बच्ची को सिखा दूं, थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाऊं आपके पास। उन्होंने कहा भाई पानी पिलाओ। आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी मैं यहीं से आया हूँ। सुजाता बेटा यहाँ आओ। 2 बच्चे और आ गए और मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा वुड लाइक लगाओ और टू लगाओ, और उसके बाद में जो भी करना है उसे लगाओ, तो इसमें ये हो जाएगा कि जो भी मन कर रहा है करने को। फिर मैंने उसको हिंदी समझाई। देखिए कैसे एक आम आदमी कैसे करता है, मैजिक कैसे होता है। पहले दिन का मैजिक बता रहा हूँ, स्कूल खोलने का। मैंने उस बच्ची से कहा कि
जब भी मान लेते हैं मेरा मन कर रहा है, मैं सोने का मन कर रहा है, ये कई बार आप ये कहते हो ना गांव में, मुझे सोने का मन कर रहा है, हाँ जी, मैं सोना चाहूंगी, हाँ जी, मेरा सोने को जी कर रहा, हाँ जी, मैं चाहती हूँ मैं सो जाऊं, हाँ जी। तुम कुछ भी कहो, जब भी तुम अपनी इच्छा बताओ तो वुड लाइक के बाद टू लगाओगी और पहला वर्ड लगा दोगी, ठीक है। हाँ चलो मैं हिंदी में बोलूंगा, मेरा सोने को मन कर रहा है। अब वो कह रहा कर रहा है, मैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, मैं कैसा, इसे भूल जाओ, यही तो तुम्हें गलत पढ़ाएगा, इसलिए तुम गांव में रह गए। बच्चे ने कहा आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं खेलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू प्ले, अब मैं जाना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू गो। और मैंने 20 क्वेश्चन वहीं से सिखा दिया। मैंने कहा नोट ये लगाना है। उस आदमी ने कहा भाई साहब इन बच्चों की जिंदगी बदल सकते हो, तुम स्कूल खोल लो। मैंने कहा सर अगर स्कूल खोल लो तो एडमिशन करा दोगे? उसने कहा पूरे गांव के। मैंने कहा जी ये बगल में जो बिल्डिंग पड़ी थी, तुम्हारे गांव के बगल में ही बिल्डिंग पड़ी है, ये मैंने ले ली है, लेकिन इसमें अभी दीवारें नहीं है, सिर्फ टिन शेड है। उन्होंने कहा एडमिशन ले लो। मैंने कहा एडमिशन के लिए अभी प्रोस्पेक्टस नहीं। उन्होंने कहा फीस कितनी रखी है? मैंने कहा 900 एडमिशन फीस है, बाकी आप स्कूल में जमा करेंगे। उन्होंने कहा 900 रुपये ये लो। मैं वापस आया, मैंने अपने पार्टनर को कहा कि प्रोस्पेक्टस छपवाओ। 900 रुपये में प्रोस्पेक्टस बाद में छपी थी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। उस स्कूल को कभी देखिएगा और उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, आप चौंक जाएंगे कि क्या वहां पर क्वालिटी आ रही है। सवाल ये है, अगर है तो नाम आप ले सकते हैं? मतलब नाम बता देता हूँ। हाँ। द नेम इज गोल्डन हार्ट अकेडमी, ठीक है ना, एंड इट इज मुजफ्फरनगर खतौली। आई मीन देयर आर 2 पीपल, ठीक है ना। वहां पर एक ही आदमी आपको दिखाई देगा, बिकॉज कुछ एक टेक्निकल या आप कह सकते हैं कि दूसरे इश्यू है, ताकि मुझे वहां से नाम को अपना हटाना पड़ा, ठीक है ना। बट आई एम देयर, वी आर 2 फाउंडर्स। क्लियर है ना? तो दिस वे आप जो चीज देना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो देना शुरू करें, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, एक समय था, मैं तो उस स्कूल में, जबकि मेरा घर भी वहीं है, 5-10-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्कूल में गए हुए भी मैं इतनी व्यस्तता हो गई कि मुझे 10-12 साल हो गए। वैसे मिलते रहते हैं कभी कभी, मतलब जो फंक्शन पे जाया करता था मैं, तो 2013 के बाद तो शायद मैं उसमें एनुअल फंक्शन में नहीं गया, जबकि मेरा वहां पर सबसे पहले वही आता है एक बड़ा कि भाई दीज 2 पीपल सॉ अ ड्रीम। एनीवे, लेकिन एक बात बताऊं, जब वो बच्चे उतरते हैं ना उस स्कूल में, जब वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैं वहां से गाड़ी से कई बार ऋषिकेश जाता हूँ, तो बस सिर्फ देखता रहता हूँ, चल रहा है काम। हाँ, आई सिंगल हैंडेडली अडोप्टेड दैट आइडिया एंड मेटेरियलाइज्ड विद माय फ्रेंड, ठीक है ना। हम 2 भाई की तरह अभी भी रहते हैं। उस एरिया में उन 2500 बच्चों के फैमिली में जब कोई भी शादी ब्याह होता है ना, सबसे पहला कार्ड मेरा लिखा जाता है। इसका मतलब है जो मैंने दिया है वो मुझे वापस मिलेगा। यह है लॉ ऑफ रेडिएशन। लोग ये कहते हैं बस मुझे मिल जाए। क्यों मिल जाए? एक बात बताऊं, आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को समझ लीजिएगा। एक फादर है, उसके 5 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा सारा पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? नहीं मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? बाप दे तो देगा, पर सारा दे देगा क्या? नहीं, नहीं देगा ना। लेकिन दूसरा बच्चा आता है, वो कहता पापा आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुके हो, मैं इसको अब मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा, मैं आपके सभी परिवार को, पूरे परिवार को अपना मानकर इसकी देखभाल करूंगा, आपके पैसे को बढ़ाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा जो बेकार की चीज है, इन भाई बहनों की शादी करूंगा, इनके बच्चों को आगे पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। पता है वो बाप क्या कहेगा रात को? इधर आ, वो ना एक्स्ट्रा का मेरा एक अमाउंट है 2-4 करोड़ का, उसे इन्हें मत बताना, वो तेरा है। इनके साथ तो मैं बांट ही रहा हूं तुझे, लेकिन वो तेरा है क्योंकि तू इसको लेके जाएगा। समझा दी सर आपने बात। समझ? हर आदमी कहता आई एम अट्रैक्टिंग मनी। क्यों? तुझे क्यों मिले? लॉ ऑफ रेडिएशन पर काम करें। और अगर आपने फिजिक्स को पढ़ लिया ना, क्वांटम फिजिक्स को, तो आप समझ लीजिएगा कि जिस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो दुनिया इस यूनिवर्स में 0.4 बार जीरो लगेगी, 0.00001% है। और जो बाकी अभी एनर्जी बची है वो 99.5 बार 9 लगेगा, 99.99999% बाकी है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं।
मान लेते मेरे पास इस यूनिवर्स में सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और वो मेरे पास हैं और मेरे दोस्त के पास है। हमारे पास 4 मकान है, 2 मेरे पास है, 2 मेरे दोस्त के पास है जो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और कोई मटेरियल और चीज नहीं है यहाँ पर। अब आप तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, हे भगवान मुझे 5 लाख दे दे, हे 5 लाख भगवान मुझे 5 लाख दे दे, हे भगवान मुझे 5 लाख दे दे। क्या हम दोनों देने में आपको रेजिस्ट नहीं करेंगे? आप कह रहे हैं मुझे 4 मकान दे दे और 4 ही मेरे पास है और 4 इस यूनिवर्स में है, तो क्या हम दोनों रेजिस्ट नहीं करेंगे? हम प्रतिरोध नहीं लगाएंगे? तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कृति को मांग रहे हैं, क्रिएशन को मांग रहे हैं। सांख्य दर्शन में जाइए, और जो 99.99999% अभी बचा है उसमें आप कर नहीं रहे। प्रकृति ये कह रही है कि भाई मैं तेरे लिए डांस करने के लिए तैयार हूं, कृति में बदलने के लिए तैयार हूं, तू और का मत मांग। पर गड़बड़ ये होगी कि 2-4 किताबें बाहर की आ गई हैं कि कार को कैसे मैनिफेस्ट करें, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को कैसे मैनिफेस्ट करें, मकान को कैसे मैनिफेस्ट करें, और आप आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। बनाने आए थे एम्पायर और छीना झपटी पर आ गया है मैनिफेस्टेशन हमारे देश में। मैं ये कहता हूं ये बाकी जो 99.99999% है, फिजिक्स में पढ़िएगा, क्वांटम फिजिक्स में इसे हम एनर्जी कहते हैं और इसको कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं। इस वेव को कोलैप्स करिए, आप अपना आइडिया क्रिएट करिए, एक पर्पज बनाइए कि मैं एक पर्पज लेके चल रहा हूं कि मैं 1000 बच्चों को अगले 5 साल में पढ़ाना शुरू करूंगा अपने खर्चे से। आप अभी एनजीओ खोलिए, आप दूसरे फ्रेंड के साथ मिलकर सिर्फ 2 लोग एनजीओ खोलिए, 2 लोगों में एनजीओ खुल जाएगी। और कुछ ना करें, सिर्फ ये रखें कि मैं यूनिवर्स में ये काम करने जा रहा हूं जहां पर 1000 बच्चे एक गुरुकुल में रहेंगे। कुछ ना करें, आप पहले बच्चे से शुरुआत करें। विद इन 3 ईयर्स, सिर्फ 900 दिन के बाद या 1000 दिन के बाद, अगर 3 महीने साल का भी देखें, आपको किसी बड़े घराने से जो 500-700 करोड़ दान करते हैं एनजीओज को, वो कहेंगे कि आप ये कर रहे हो, यहां आओ, शो मी द प्लान, टेक द मनी। उस स्कूल में हमने कुछ पैसा अपनी जेब से नहीं लगाया। सही बात तो ये थी कि मेरे पास 22,000 रुपए भी नहीं थे, जो पहले दिन उसका फर्नीचर की बात थी। वो 22,000 रुपए हम दोनों के पास नहीं थे, लेकिन जज्बा था कि करेंगे, और हो गया। कौन करवा रहा था? कैन यू बिलीव कि 1 तारीख को स्कूल खुलने वाला है, 1 अप्रैल को, और हमारे पास 28 मार्च तक कोई बस नहीं है। इन बच्चों को लेकर कैसे आएंगे जिनका एडमिशन हुआ है? और 29 को अचानक एक आदमी मिलता है, यार मेरी वो लगा लो ना, क्या कहते हैं, मेटाडोर नाम की एक बस आया करती थी लंबी सी, और हमारी हंसी छूट रही है। उसने कहा सर, और मैं ड्राइवर भी मैं ही बन जाऊंगा। ठीक है ना? कमाल की बात है कि यूनिवर्स इज प्लेइंग फॉर योर प्लान। ये ही तो प्रकृति है। क्योंकि हमारा उस समय, मेरा एक ही पर्पस था, मैंने कहा था कि मैं इस स्कूल से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक सोशल पर्पस को पूरा करना चाहता हूं मरने से पहले। ये मेरा, आप अपने परिवार को चलाएंगे नेचुरली। यहाँ 175 या 200 टीचर्स को आप सैलरी देंगे, दे रहे हैं हम। आप बहुत एक अच्छी बात है, हमारे गीता में आप भी कोट करते हैं कई बार, वो लिखा हुआ है 11वें अध्याय में 33वां श्लोक की आप बात करते हैं। बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूं यार, मैनिफेस्टेशन तुम्हें किसी मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। 33वां अध्याय 33वां श्लोक 11वें अध्याय का पढ़ लो। उसमें लिखा है कि जब वो अर्जुन का एक ऑब्जेक्शन आता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे सारे अपने हैं, मुझे नहीं चाहिए राज। उसने कहा कि तीर उठा और तू अपना काम कर, ये ऑलरेडी मार दिए गए हैं मेरे द्वारा, तू इस युद्ध में जीत का निमित्त मात्र बन जाए। हम ये निमित्त भी बनने को तैयार नहीं। मैं खोल लूंगा स्कूल, नहीं, मैं तो निमित्त था उस टाइम। शायद कुछ फैमिलीज ने मैनिफेस्ट किया था, कुछ बच्चों ने मैनिफेस्ट किया था। आज हमारे स्कूल का बच्चा जिसको एक कोच लेकर आया, वहीं से उसके देखकर 5 साल तक लगातार हमारे स्कूल ने क्रिकेट के मैच को जीता, डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने कहा इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे ट्रेंड करूंगा। वो आईपीएल पंजाब से खेल रहा 3 सालों से। सिर्फ मेरा ये था कि मुझे यहां से कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए, जो लग गया वो भी नहीं चाहिए, बस ये मेरे दिल के पास था। शायद कोई लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे और उनके मैनिफेस्ट ने हमें बेसिकली पैदा कर दिया वहां पर इस काम के लिए।
मैं तो हमेशा यही कहता हूं, मैं एनएलपी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आज भी यही देख रहा हूं कि 300 लोगों का बैच बनेगा, अभी 250 का बैच बनेगा, 300 का बैच बनेगा, ठीक है ना। वो लोग बेसिकली मुझे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि तुम ये काम करो। तो ये है लॉ ऑफ रेडिएशन। शानदार सर, मैं इतनी चीजें मतलब सच में ये क्लैरिटी और कहीं नहीं मिल सकती। तो जब मैं बात कर रहा था ना, एक एटम के अंदर जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करते हैं तो वो 0.0001% होता है मटेरियल, और बाकी होती है एनर्जी। इस यूनिवर्स में जितनी चीजें बन चुकी हैं वो सिर्फ 0.00001% है, और उसका कोई मालिक है। इस माइक का यहाँ कोई मालिक बैठा है, मैं इसे मैनिफेस्ट करके लेके नहीं जा सकता, वो एकदम से रजिस्ट करेगा, इट्स माई माइक। अब आप कह रहे मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, फिर ट्रेनर कह रहा 11,000 रुपए और दे दो, एडवांस वाला करवाऊंगा। अरे भाई, इस कृति के ऊपर मत ध्यान दे। यूनिवर्स ये कह रहा है मैं प्रकृति हूं, बाकी 99.99% बचा रहेगा हमेशा, चाहे कितना भी मटेरियल बन जाए उतना ही रेशो रहेगा, क्योंकि द मोमेंट यू क्रिएट एनीथिंग यूनिवर्स एक्सपेंड्स इमीडिएटली। ये तो आपने सीखा ना, अद्वैत में यही तो कहते हैं, एवरी टाइम यू क्रिएट एनीथिंग यूनिवर्स उतना ही अपने आप को बढ़ा लेता है बाकी चीजों के लिए, बाकी लोगों के लिए। मॉडर्न साइंस भी हमारा कहता है कि यूनिवर्स इज कांस्टेंटली एक्सपैंडिंग। एक्सपेंडिंग। यस। तो आप उस वेव को क्यों नहीं कोलैप्स कर रहे? उसके लिए कितना आसान है, मेक ए बिग पर्पस। उस स्कूल में आज वहां पर टीचर्स कार चला के आ रहे हैं ना, उस स्कूल में जो मालिक है वो भी एक लंबी कार में जाता है ना, जो मेरा फ्रेंड है, उसने भी अपना मकान बना लिया ना, मुझे भी अपनी फेम मिल गई ना, मैंने भी वहां से कुछ पैसा ले लिया ना, लेकिन मैंने किसी और का नहीं चोरी किया ना। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि यू क्रिएट, मैं तैयार हूं, ये रहा रॉ मटेरियल, सिर्फ तू ये बिलीफ छोड़ दे। और इस बिलीफ को छोड़ने के लिए एक फोर्थ रूल है, वो है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। विजुअलाइजेशन। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ सक्सेस में भी यही सिखाया गया कि आप इमेजिन करना शुरू करें। आपके पास एक ही पावर है, बिफोर यू डू एनीथिंग विजुअलाइज, इमेजिन करिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक खूबसूरत लाइफ जी रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप खूबसूरत पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपके चारों तरफ वो लोग हैं जिनके साथ आप जीना चाहते हैं, वो क्रिकेटर हैं, वो रिच लोग हैं। मैं देश के पहले 20 लोगों में ऐसे 4 लोगों से ऑलरेडी मिल चुका हूं जो रिक्वेस्ट कर चुके हैं, भाई साहब मेरे साथ रहो, छोड़ दो सारा काम। मैंने उनके पास जाने के लिए, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं एमबीए नहीं हूं, मैं एमएससी भी नहीं हूं, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती, मुझे फ्रेंच भी नहीं आती, मैं अपने मुजफ्फरनगर की भाषा बोलता हूं। मैं आज भी अपने भैंसों को उसी तरह से नहलाता हूं गांव में जाकर। सवाल यह है कि आप इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग करते हैं। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन करना शुरू कर दें, लेकिन लोग यहीं पर एकदम से रुक जाएंगे, इमेजिनेशन से क्या होता है, तो फिर रिक्शा खींचने से भी कुछ नहीं होगा। वहां से भी करोड़ों में एक आदमी को हो सकता है कि एक दिन कोई हीरोइन पीछे बैठकर आपकी रिक्शा में गाना गाती जा रही थी और उसने आपको सारा दान दे दिया। इसको आप रूल नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप एक विजुअलाइजेशन करें कि ये मेरा फ्यूचर है, आज मैं इस ईयर में बैठा हूं, ये 2025 है, मैं देख रहा हूं कि अगले 5 साल बाद मेरी ये सेहत है, मेरी ये स्किन है, मेरे ये बाल है, मेरे ये चाल है, मेरे ये फ्रेंड है, मेरा ये घर है, मेरा ये पैसा है, मैं इन जगहों पर जा रहा हूं, मैं इन चीज़ों को ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं इस तरह से ट्रेवल कर रहा हूं। एक बार विजुअलाइज तो करना शुरू करें और इन विजुअलाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि इसकी इंटेंसिटी को आप जीना शुरू कर दें। यानी कि आपका माइंड और आपका हार्ट और आपका गट तीनों एक हो जाएं, जिसको आप माइंड, गट एंड हार्ट एक्सिस कहते हैं। अब इस एक्सिस के बारे में कोई पढ़ा नहीं रहा। आपने पिक्चर बना ली यहां पर, ठीक है ना, पिक्चर बना के हार्ट ने मना कर दिया। अब क्योंकि आपको हार्ट की इमोशन का नहीं पता, जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पिक्चर अच्छी नहीं होगी और यहाँ 4 इमोशन नहीं होंगी। नंबर 1 प्यार, नंबर 2 फॉरगिवनेस, नंबर 3 अबंडेंस और नंबर 4 ग्रेटिट्यूड, आभार। और ये चारों चीजें एक ही चीज को क्रिएट करेंगी, सिर्फ सर्टेनिटी को। जैसे कल भी आपके लिए दिन निकलेगा, यस और नो, तभी तो आप इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं ना। और अगर ये पता है कल का दिन आएगा नहीं तो आप पॉडकास्ट करते। कल का दिन जरूर आएगा, इसीलिए आपने मकान खरीदा ना, इसीलिए ड्रेस खरीदी ना, इसीलिए मोबाइल खरीदा ना, इसलिए बैंक अकाउंट खुलवाया ना। कल भी आपके लिए हवा रहेगी, कल भी आपके लिए पानी आएगा,
है ना ये सर्टेनिटी। लेकिन आपने ये क्यों सोच लिया कि कल अगर इतना होगा तो कल अच्छे लोग आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, कल एक नया अवसर नहीं आएगा बढ़िया, कल कोई आपको प्यार से हक करने नहीं आएगा, कल आपको कोई ये नहीं कहने आएगा कि आई लव यू, यू आर माई हीरो। गड़बड़ ये होगी कि इन चीजों को आप टेक्निकली ही नहीं लेते हैं, लॉजिकली ही नहीं लेते, इमोशनली तो तब लेंगे। तो लॉ ऑफ इमेजिनेशन में देखो कि व्हाट लाइफ यू वांट। मैं आपको एक बात बताऊं, पावर ऑफ इमेजिनेशन बताता हूं, मैं कई पॉडकास्ट में नहीं बताया, आज बताता हूं। जब मैं बीएससी कर चुका था, एमएससी छूट चुकी थी, तब भी मेरे पास इतनी अकल थी कि मैं एक अच्छा एग्जाम निकाल सकता था, यूडीसी का निकाल सकता था, एलडीसी मींस लोअर डिविजनल क्लर्क का निकाल सकता था, मैं बैंक क्लर्क भी बन सकता था। उस टाइम बहुत बढ़िया नौकरी थी वो, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का मास्टर था उस टाइम। 12th में मेरे 89% मार्क्स थे मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड में, 7 किताबें हुआ करती थी और टीचर भी चौंक गए थे कि ये रिकॉर्ड तोड़ा इस लड़के ने, ठीक है। लेकिन पता है, मैं एक ही बात सोचता था कि वो मेरी नियति नहीं है, मेरा माइंड उधर मना कर देता था। घर वालों से लड़ा, उन्होंने कहा तू ये नौकरी कर ले, मैंने कहा वही कुर्सी, वही मेज, वही लोग, वही बैंक रहेगा, मैं उसमें नहीं बैठ सकता, मुझे कहीं कुछ और भेज रहा है, मैं कुछ और करूँगा। 13 साल 14 साल तक मैं सड़क पर काम करता रहा, लेकिन मेंटोर नहीं थे। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आज एक ड्रीम के बारे में बताता हूं। जब मैं एग्जाम की तैयारी घर वालों ने करवाई, दिल्ली में पूसा रोड है यहाँ पर, और 5B कोठी का नाम हुआ करता था, एसएन दास पब्लिक कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अब नहीं है वहाँ पर। और उसके बगल में था DPCC, दिल्ली पब्लिक कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन, अमिताभ मनचंदा वाज द ओनर ऑफ दैट। मैं उसमें से रात को निकलता हूँ, बस के इंतजार कर रहा हूँ, DTC की बस चला करती थी, 1981 की बात है, और मैं चुपचाप बैठा हूँ और बस नहीं आ रही, और मैंने आंख बंद कर लिया अचानक, और मैंने एक सपना देखा बैठे बैठे। और वो सपना ये है कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ एक सिटी से दूसरे सिटी में, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक मेरे पास सूटकेस है और मैं बढ़िया तरीके से ट्रेवल कर रहा हूँ। और इस सपने को मैंने उस टाइम बहुत देर तक देखता रहा, बस आती रही जाती रही, और उस सपने को मैंने दिल पर ले लिया, ठीक है जी, और उसके साथ मैं कनेक्ट हो गया। बाय द वे, मैं उसके एग्जैक्टली 13 साल बाद उसी ज़िंदगी को जी रहा था। 13 साल भी इसलिए लग गए कि इस बीच में कोई और मेंटोर मुझे नहीं मिला, कोई किताब भी नहीं मिली। लेकिन यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। जीवन में एक ही बात है, अगर आपको मैनिफेस्टेशन को एंजॉय करना है, एक लाइन में दे रहा हूं आज आपको, यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। तुम वहां जरूर पहुंचोगे जहां से बिलोंग करते हो। स्वामी रामदेव जहां से बिलोंग करते थे पहुंच गए ना, गांव से निकलकर। ना कोई एजुकेशन है, ना कोई पर्सनालिटी थी, ना अंग्रेजी आती थी, ना किसी करोड़पति IAS के बेटे थे, पहुंच गए ना। और भाई साहब, एक खरबपति आदमी भी जहां पहुंचना था पहुंच गया ना, जिसका नाम विजय माल्या है। सो यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू, आइदर दिस वे और दिस वे। सवाल यह है कि आप अपनी बिलोंगिंग को तय करें आज। यूनिवर्स को ना चैलेंज करें, कर्ज करें, किस्मत को ना कर्ज करें बार बार कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। पहली बात यह है कि आप लॉ ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय करें और फिर बिलोंग करें कि मुझे ये लाइफ चाहिए। आज मैं आपको एक सीक्रेट और बता रहा हूं। एक आदमी ने, जब मैं परेशानी से गुजर रहा था, एक आदमी ने कहा था, भाई साहब आत्महत्या कर लेते हैं ऐसे में लोग, और तुम भी देख लेना। और मैंने एक ही बात कही थी, इट्स माई लाइफ एंड आई विल लिव द वे। थोड़ा सा डिटूर हो रहा है, कोई बात नहीं, एंड आई एम लिविंग द सेम लाइफ। याद रखिएगा, इमेजिनेशन करना शुरू कर दो आप। और आज भी मैं लोगों से ये कहता हूं, यार तू ठीक हो गया, तेरे पास पैसा आ गया, वो लाइफ क्या होगी? हाँ सर, वो लाइफ क्या होगी? मन का वही तो मैं कह रहा हूं, लाइफ क्या होगी? किस आदमी के साथ बैठा होगा, किस आदमी के साथ बात कर रहा होगा, किस तरह से तो ट्रेवल कर रहा होगा, कौन से होटल में रुक रहा होगा, कौन सी कार चला रहा होगा, उस कार का स्टीयरिंग कैसा महसूस होगा, तेरे बगल में कौन बैठा होगा या बैठी होगी, उसका टच कैसा महसूस करोगे। इसको आज एंजॉय करना शुरू कर दो। आपके हार्ट के अंदर अबंडेंस आ जाएगी, गट एकदम से सेट हो जाएगा, और वो आपको इंस्टिंक्ट देगा, ये रहा वो आदमी, ये रही वो इवेंट, ये करता हूं। रात के 4 बजे आंख खुलेगी, सुबह ये करता हूं। मुझे सोने ही नहीं देते मेरा ब्रेन, मैं 11 बजे सोऊं या मैं 2 बजे सोऊं, ठीक है ना। मैं 5:30 बजे उठकर 5 बजे ऐसा आंख खुल जाती है, आधे घंटे लेटर रहता हूँ कि नींद आएगी, फिर मैं कहता हूँ नहीं, चलो गर्म पानी करो, पानी के अंदर थोड़ा सा सी सॉल्ट डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो,
कप को उबाल कर पानी को, बैठो अपने स्टूडियो में, किताब खोल लो, 1 घंटा पढ़ो, फिर चलते हैं जिम। बिकॉज आपके ड्रीम ही आपको गाइड करेंगे। इसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, डॉक्टर बता सकते हैं। यह है आपका पावर ऑफ इमेजिनेशन। और चौथा है पावर ऑफ लॉ ऑफ रिसीविंग। इसका मतलब है कि अब आपको इंटेंशन आ रही, इंट्यूशन आ रही कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इससे मुलाकात करनी चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए, मुझे इस अपॉर्चुनिटी में ऐसे काम करना चाहिए, मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए। अचानक वो किताब आपके सामने आ जाएगी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जब मैं परेशान था और मैं ग्रो करना चाहता, इमेजिन किया करता था, अचानक मैं एक बुक स्टोर पर गया और मैंने कहा सेल्फ हेल्प किताबें कहाँ हैं? उन्होंने कहा है, और मैंने जो किताब पढ़ी तो लेफ्ट में लिखा था उस किताब में, सम इनविजिबल फोर्सेज हैव ब्रॉट दिस बुक इनटू योर हैंड्स। किसी अदृश्य शक्ति ने ये किताब आपके हाथ में दी है। मैंने कहा यही चाहिए थी, मैं ले आया, एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। याद रखिएगा, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये नहीं करेगा कि आप बाप से मांग लो सारा पैसा मुझे दो, क्यों दूं? या आप मैनिफेस्ट करें मुझे 4 मकान चाहिए और 4 मेरे पास हैं, मैं रजिस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दें और मुझे ऐसा कुछ देने कि सर 4 नहीं 40 मकान की मैं तुम्हें वर्कशॉप दे रहा हूं, और मैं आपके बच्चों को ये हेल्थ दूंगा, मैं आपके माता पिता को ये हेल्थ दूंगा, और मैं तुम्हें ये फाइनल सिक्योरिटी दूंगा, और मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर खड़ा हूं। मैं एकदम से कहूंगा आशु तो फीस क्या आपकी? आप कहेंगे सर 20 लाख। मैंने कहा 10 तो ये पकड़ो, 4 मकान बेच रहा हूं, दे दूंगा ना। इसका मतलब यू हैव मैनिफेस्टेड ना। तो वैल्यू को वैल्यू एडिड मैनिफेस्टेशन होता है। हम इंडियंस को कह रखा एक दिन आएगा, एक दिन कोई नहीं आएगा। कमाल की सर, हम लोग इस कभी नहीं मतलब एक नॉर्मली सच में दिस इज समथिंग, मैं भी पता नहीं क्यों शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पॉडकास्ट की जरूरत मुझे ज्यादा थी, तो शायद इसीलिए ये संजोग बना कि आप आज मेरे सामने बैठे हैं और ये पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही मैंने ही मैनिफेस्ट किया था कि मेरी शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी या मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी, या जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको कहीं ना कुछ चीजें यहाँ से जो मिलेंगी, शायद ये सब मैनिफेस्टेड है। ये पहले से नियति ने सोच रखा है कि कब क्या। इस पॉडकास्ट से मैंने आपके बारे में कुछ पूछा? नहीं पूछा ना। पता है मेरा पहला रूल यही है, और मेरी फैमिली का भी यही रूल है, आपको जाना है, कोई कंडीशन नहीं है। उस लड़के ने नहीं आपको मैनिफेस्ट किया, शायद किसी ने मैनिफेस्ट किया जो इस पॉडकास्ट को देखेगा। मैंने तो आपको देखा भी नहीं था, सही बात तो ये है, मैं तो आपको जानता भी नहीं था। हाँ, अभी आपने आगे पूछा कि आप ही यहाँ जी सर, एक ना बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, और जो तार्किक लोग हैं वो इस बात को हमेशा पूछते हैं, और जिनसे भी ये सवाल कीजिए या बताइए मैनिफेस्टेशन के बारे में, उनका एक रेजिस्टेंस ये रहता है कि आप बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, बट इस बीच में एक्शन कहाँ पे है, कर्म कहाँ है? लॉ ऑफ रिसीविंग ही एक्शन है। अच्छा, जब आप इमेजिनेशन करेंगे, जब आप रेडिएट करेंगे, जब आप एक तरह से अपनी सेल्फ इमेज को पुराने प्रिजनर से, पुरानी कैद से निकालकर बड़ी करेंगे, तो आपके आइडियाज बड़े जैसे पैदा होंगे, तो आपके अंदर एकदम से आपका गट आपको इंस्टिंक्ट देगा ये करो। आपको उस समय उस काम को करना है, कर्म के बगैर कुछ नहीं है। याद रखिएगा, जैसे अमेजोन पे आप किताब मंगाते हैं, किताब आपके घर तक आती है, फिर आप कुंडी खोलकर किताब लेते हैं। याद रखिएगा, वो जो लेना है वही कर्म है, कर्म ही प्रधानता है। लेकिन कर्म की प्रधानता को उस समय आपकी जो पिक्चर्स हैं वो गाइड करें, नहीं तो आप कर्म में अप्रधानता ले आएंगे, यानी कि उस जगह पर फंस जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए थी। जिस दिन आप मान लेते हैं, मेरे फादर मान लेते हैं आईसीयू में है, और अचानक डॉक्टर ने कहा कि मुझे इंजेक्शन चाहिए, मेरे पास आधे घंटे का वक्त है, बस ये रहा पर्चा और मुझे नहीं पता। अब मुझे मालूम है कि जिस मेडिकल स्टोर से लाना वो तो 40 मिनट दूर है। अब मैं बताइएगा, आराम से जाऊंगा कि तेज से भागूंगा? तेज से भागूंगा ना, क्योंकि अगर मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है तो। रास्ते में मुझे एक बड़ा हीरो मिलता है जिसको मैं पूछता हूं, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सेल्फी और तुम्हारे लिए फोटो खिंचवाऊंगा कि पहले इंजेक्शन लेकर आऊं। इस बीच में मुझे कोई गाली भी दे देता है, अरे तुम्हारी वो बेवकूफ आदमी, तुम्हारी वो वीडियो देखी थी, तुम तो नालायक हो। मैं रुकूंगा, लड़ूंगा कि इंजेक्शन लाऊंगा? इंजेक्शन लाएंगे। इसी बीच में किसी ने मुझे कहा, कोई बगल से रिक्शा वाला मेरे पैंट को फाड़ा, मेरे ट्राउजर्स को फाड़ के चला गया, मैं रुकूंगा, लड़ूंगा कि इंजेक्शन लाऊंगा? इंजेक्शन लाएंगे। याद रखिएगा, जिस दिन आपके माइंड में वो पिक्चर स्ट्रांग हो गई, तो आपके कर्म प्रधानता आएगी। कर्म की प्रधानता बगैर उस इमेजिनेशन के नहीं आएगी। जैसे ये पिक्चर ठीक नहीं होगी यहां पर, अब आप घर से बाहर निकलेंगे, पान वाले की दुकान पे खड़े होंगे, और वहां पर डिस्कशन अगर ये हो रहा नरेंद्र मोदी अच्छा है तो तुम
उसे एंगेज करने के लिए खराब बताओगे, नहीं तो वो चला जाएगा। उसने खराब बताया, तुम अच्छा बताओगे अगले दिन, क्योंकि तुम्हें काम तो कुछ है नहीं। और फिर आप कहेंगे अब मैं मैनिफेस्ट करूंगा। अब तुम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी को मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक बाग की तरह है, या तो वहां पर पौधे उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वरना झाड़ अपने आप उगेंगे। किसी भी जमीन पर देख लेना, एक पौधे को उगाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। एक माली को सुबह शाम देखना पड़ता है, फुल टाइम माली रखना पड़ता है। लेकिन अगर वो माली नहीं है तो झाड़ झंकाड़ अपने आप बड़े हो जाते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं। यही आपके माइंड में है। अगर आप एक विचार को बचाकर उसको बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए कि वो आपकी कर्म प्रधानता को पैदा करे, तो याद रखिएगा वहां पर नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेसिंग थॉट, एंजाइटी के थॉट आने ही आने हैं। और इसमें यह मत कहिएगा मेरी किस्मत ही ऐसी थी। मैं मानता हूं किस्मत का एक रोल है, 1% 2% हो सकता है, उसकी परसेंटेज नापी नहीं जाती जी। ठीक है ना। कई बार लोग कहते हैं जी पैसा मैंने कमा लिया अब मर गया तो, मैंने कहा कोई सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुमने नहीं कमाया और 100 साल जी गए तो सोचो कि अगले 90 साल तुम्हें बगैर पैसे के जीना पड़ रहा है, बताओ किस किस से मांगोगे। ठीक है ना। याद रखिएगा इस समय कर्म की प्रधानता और कर्म का आनंद सिर्फ वही लेता है जिसके पास सचमुच में एक बढ़िया तरीके से अलाइंड माइंड होता है। और भगवान कृष्ण ने उसी अलाइनमेंट को करने के लिए पूरी गीता लिखी है, पढ़ाई है। नहीं तो अर्जुन के पास पहले भी सारी कलाएं थी, लेकिन माइंड का अलाइनमेंट नहीं था, क्योंकि डाउट्स आ गए थे। और भगवान कृष्ण भी जानते थे कि ये डाउट इसको अर्जुन नहीं बनाएगा, ये युद्ध यहीं रुक जाएगा। मैं इस लोगों से ये कह रहा हूं भैया अपने डाउट्स को हटा दो, पुराने बिलीफ को हटा दो, ठीक है ना। और 33वां श्लोक 11वें अध्याय का आपके लिए कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है। यूनिवर्स ये कह रहा है, भगवान कृष्ण को मान लो ये यूनिवर्स है, ये कह रहा है अरे ये तेरे लिए सब कुछ हो चुका है, तू घर से तो निकल, एक बार तू घर से तो निकल। सर इसमें एक प्रारब्ध की बातचीत हम लोग करते हैं, और आम लोगों में जो बातचीत भी है इसको लेकर कि ये तो पिछले जन्म का कर्म है जी, हो रहा है, ये तो हमको झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कई लोग प्रारब्ध के चक्कर में फंसे हुए हैं, उसको मान लेते हैं कि यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी था, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक छोटे से शहर में रहा करता था, एक मेरे पास पैशन मोटरसाइकिल हुआ करती थी, ठीक है ना। काम वाम चलता नहीं था, प्रारब्ध खराब हो चुका था, समझ गए। NLP में अपने लिए काम कर रहा था, चैलेंजिंग सिचुएशन थी, ठीक है ना। स्कूल अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहा था, लेकिन वहां से आप निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि हर बार बढ़ाने पड़ते थे कमरे वमरे। और मैं NLP सीख चुका था। एक मुझे सेटबैक आ चुका था पैसे का किसी कारण से, और प्रारब्ध ही मानने वाला था मैं। और एक दिन की बात है कि मैं सुबह योगा करने के लिए बाइक पर जा रहा था। अचानक मुझे सुबह 4 बजे अंधेरे में किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने बाइक रोकी, मैंने देखा एक बेंच पर एक आदमी लेटा हुआ है, एक छोटा सा पार्क है सड़क किनारे, ट्रायंगुलर सा एक पार्क था। मैंने रोका, मैंने सोचा कि एक्सीडेंट हो गया, शायद पैर वैर टूटा, या हाथ पैर तो नहीं टूटे हुए। मैंने कहा क्या हुआ, आपका घर कहाँ है? तो उसने कहा उस शहर के दूसरे तरफ में वहाँ रखा। मैं कहा वहाँ से यहाँ पर कैसे आए हो? वो तो कॉलोनी दूसरी तरफ है शहर के। उसने कहा कि रात मेरे बेटे ने, बहू ने मुझे गालियाँ दी और निकाल दिया, और मैंने घर छोड़ दिया। मैंने उनके लिए किया, मैंने उसे पहले समझाया, मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, अरे लोग तो बेटे के लिए रोते हैं, बेटा था तो तुम्हें लड़ भी लिया, कोई बात नहीं, और अब तुम घर जाओ। मान लेते हैं तुम घर पर नहीं हो, उसे अपराध बोध में उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया कि तुम जिंदगी भर अपराध बोध में मरोगे नहीं। क्या हुआ था? ये हुआ था। मैंने कहा इस पिक्चर को यहाँ ले जाओ, इस म्यूट करो इस साउंड को, उसकी पिक्चर को छोटा करो, इसको म्यूट करो। और अचानक उसको लगा कि उसने माइंड को ठीक कर लिया। वहाँ से एक आदमी गुजरा था, आज भी उसका नाम याद है मुझे, ML अग्रवाल। उसने कहा कि आपका नंबर, मैंने कहा सर ये रहा। तब रिलायंस का नंबर, और छोटा सा एक मोबाइल आया करता था रिलायंस, जो अनिल अंबानी वाला था। और एक मुझे 10 बजे फ़ोन आता है, सर मैं ये बोल रहा हूँ। मैं कहा सर मैं तो जानता हूँ आपको, आप तो इस शहर के बहुत बड़े पब्लिशर हैं। उन्होंने कहा मैं अभी मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप हुक्म करें, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। कहता नहीं, मैं प्यासा कुएं के पास आता। मैंने कहा सर न तो प्यासे आप हैं न मैं कुआं हूँ, बात बताएं। उन्होंने कहा मेरी बेटी 42 साल की है और वो डिप्रेशन में चली गई है,
उसके 2 बच्चे भी हैं, बहुत अच्छी फैमिली से मैं शादी हुई है, आप उसकी हेल्प करें। मैंने कहा सर क्या चाहते हैं आप कि अभी आप घर आए और उसकी हेल्प करें। मैंने 10 दिन तक उनको NLP कराई। 10वें दिन उस लड़की ने पूरी तरह से कह दिया आई एम फ्री। उस आदमी ने कहा कि सर मैं आपको कुछ पैसे देना। मैं कहा नहीं सर मुझे नहीं चाहिए। उसके 1 महीने बाद उस आदमी ने फिर मुझे फ़ोन किया कि आप एक बार घर आइए, जरूर जल्दी से आए। मैं आया। उन्होंने कहा आप दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में किसी काउंसलिंग है, आइडेंटिटी आपको नहीं खोली जाएगी और आपको पूरी तरह से समझ लीजिए कि ब्लाइंड करके ले जाएगा। मतलब आपको कार में बाहर से बैठाया जाएगा, उनके घर में लेके जाया जाएगा। यू डू नॉट नो द पर्सन बट ही इज़ वेरी बिग। मैं वहाँ पर गया और आधे घंटे के बाद वो आदमी ने मुझे ब्रेक थ्रू दे दिया, यानी कि वो आदमी एकदम से रेस्पॉन्ड कर गया जो डिप्रेशन में चल रहे थे। एंड ही ऑफर्ड मी 20 लाख रुपीज़ ऑन द स्पॉट विद अ कार एंड ए ड्राइवर, कालका जी में कोठी रहने के लिए। ये भी तो प्रारब्ध था। अगर मैं उस समय उस पार्क में ना रुकता और मैं कहता मैं फ्री में काम नहीं करता हूँ, मेरी फीस 251 रुपये है। जीवन में आप यही गलती करते हैं। भगवान शंकर अपने रूप में नहीं आते। कोई भी अपॉर्चुनिटी वैसे नहीं आएगी जैसी तुम समझ रहे हो। वो एक कई बार विनाश के रूप में आती है, कई बार बड़े ब्रेकअप के रूप में आती है, बड़े ग्रीफ के रूप में आती है। कई बार वही अपॉर्चुनिटी बड़े किसी और आप कह सकते हैं कि अवरोध के रूप में आती है। लेकिन आपको उस समय देखना होता है। प्रारब्ध को रोने से काम नहीं चलेगा। मैं एक आदमी का नाम जानते हैं आप, निक वुजूसिक नाम शायद उसका है, ऑस्ट्रेलिया का, जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। देखा ना, दुनिया उसकी दीवानी है। और वो फुटबॉल भी खेलता है बाय द वे। यहाँ पर लोग कहेंगे हाँ ना दोनों हाथ ना दोनों पैर, भैया गूगल कर लेना। वो फुटबॉल भी खेलता है और उसका अपना स्विमिंग पूल भी है और वो गोल्फ भी खेलता है, बताओ। और यहाँ पर एक दिन पैसा नहीं होता तो आप कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं, बुद्धि खराब हो रही है आपकी। आपका गट खराब हो चुका है, सोचने की शक्ति खत्म हो गई आपके गट से। आपका हार्ट बर्बाद कर रखा है दुनिया ने या खुद ने भी। तो मैं उस दिन प्रारब्ध के रूप में ये भी तो कह सकता था कि मुझे नहीं जाना। अब मैं उसको ठीक कर रहा था, मैं अमेल अग्रवाल से भी तो कह सकता था मुझे नहीं जाना। मैं वहाँ पर भी तो मना कर सकता था। आप फ्लो की तरफ चलिए। ये यूनिवर्स आपको फ्लो में कहीं लेके जाना चाहता है, उस पर भी यकीन करिए। चक्कर तो ये है कि आपको ना तो खुद पर यकीन है तो फिर दूसरों पर कैसे करोगे। इस समय मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मालूम है आज नहीं तो कल इसी पॉडकास्ट से एक आदमी मुझे मिलेगा जरूर और एक नई अपॉर्चुनिटी बनेगी। हो सकता है साथ हम वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हो, क्या मालूम। अरे यही तो है, बिकम द जोन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आप कम से कम रेजिस्टेंस के जोन बन जाइए, एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी। आप पहले कहते हैं नो इट्स माय रूल, कर लो। आपका रूल क्या है? सर मुझे तो 2100 रुपए चाहिए अपनी काउंसलिंग में। भगवान शंकर आपके सामने खड़े, क्या चाहिए? 2100 रुपए ले ले। मुझे मिलेंगे तो मैं क्या कहूंगा? एक ही वर्ड कहता हूं मैं, जो तुमसे बन पड़े। उससे भी यही कहा था, जो तुमसे बन पड़े। उसने कहा ये चलेगा? मैंने कहा जो भी है। और उसने कहा था छोड़िएगा मत। आज भी वो मेरा मित्र है, इसी शहर का है, बहुत बड़ा आदमी है। आपको नाम बता सकता हूँ, आप हो सकता है उसी के, उसको बड़ी अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं उसको। हाँ, पॉडकास्ट के बाद में बता सकता हूँ, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रारब्ध को एक परसेंटेज दे दीजिएगा बस। जब सारा कुछ आप कर लें और आपको रिजल्ट ना आए तब भी प्रारब्ध आपके अगेंस्ट नहीं है। सही बात तो यह है कि आपका फादर जानता है कि आपको कब रिवार्ड देने हैं। आप 10 साल की उम्र में कहने लगे नहीं आई एम द बेस्ट चाइल्ड, गिव मी योर पिस्टल, योर फादर विल नॉट गिव यू द पिस्टल। आप 15 साल के हो गए, आई एम द बेस्ट चाइल्ड, गिव मी योर कार, नहीं देगा। मार दोगे तुम किसी को। समय पर आएगा, ऋतु पर फल आते हैं। ये नहीं कि मेरा मैनिफेस्ट कर रहा हूं आज मेरे आम के ऊपर फल आ जाए, नहीं आएंगे भाई साहब, वेट करिए। और अगर नहीं आ रहे तो कोई अच्छा हो रहा है। मेरे को एक याद आ गया, अभी एक वेब सीरीज आई थी शायद मिर्जापुर, उसमें भी मुन्ना भैया को राज नहीं दिया कालीन भैया ने, बोला अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी तुम्हारा पहले समय योग्य नहीं बनो। भाई साहब मुझे अपने जीवन का मोमेंट लेने के लिए 30 साल लगे हैं। लोगों को तो ये लगता है ना कि आज मैं NLP सिखा रहा हूं या मेरी वीडियो वायरल हो जाती है।
ये 30 साल कहाँ से लाओगे? ठीक है ना? और मुझे पहले ही पता चल गया था कि 3 तरह का मोटिवेशन होता है। एक होता है 3 दिन का, एक होता है 3 महीनों का, एक होता है 3 साल का और एक होता है 30 साल का। तो ये मुझे इसलिए मैं किसी की मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखता हूँ, क्योंकि लोग इसके सिर्फ एडिक्ट हो रहे हैं, करते कुछ नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, रोज़ाना सर मैं 2 मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, करा क्यों नहीं अब तक? हँसी में आप ही, उनका भी सरनेम झा ही है, वो देखेंगी। शी इज़ माय गुड स्टूडेंट एंड अ गुड वुमन आल्सो, रांची से। और वो इतनी जोर से हँसी, कहते राम सर आपने पकड़ लिया। मैंने कहा तुम एडिक्ट हो चुके हो, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखो, करोगे कुछ नहीं, कल फिर देखोगे और यही सुनोगे आसान है, करा भी कुछ नहीं। और जोर से हँसी, कहला बिल्कुल यही है। मैंने कहा फिर उन्होंने क्या करूँ क्या? मैंने कहा बंद कर दो, पहले अपने काम पर लग जाओ। आपको अपने माता पिता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है क्या, या भाई की जरूरत है? क्यों की जरूरत है? बस आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, अगर उसको कोई तंग कर रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है आपको? बावलेपन की बात कर रखी, सारा ऊट पटांग काम कर रखा है, 16 दूनी 8 का। इतनी सारी बातें हमने की, एनएलपी के बारे में जाना, ब्रेन के बारे में जाना। इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको बस मैंने वीडियो में ही देखा था, कुछ आपके पॉडकास्ट वगैरह सुनकर मैं भी मोटिवेट हो गया था बहुत ज़्यादा, और मुझे लगा था कि नहीं, इन पर्सन आपसे एक बार ज़रूर मुलाकात करनी है। एंड प्रकृति ने ही किया, ये यूनिवर्स के वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। सो मुझे और कुछ इसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है अपने दर्शकों के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप ही एक दो चीज़ें अगर लास्ट में बातें बोल दें जो हमको कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से डील कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, और परेशान है अपनी बातों में, कोई रिलेशनशिप से परेशान है, कोई कुछ से परेशान है। तो कुछ एक दो मैसेज जो लास्ट में आप हमारे दर्शकों के लिए बोलें। सबसे पहली बात है कि आप सब लोग ये सोच के चलें कि आप यहाँ पर यूनिकली आए हैं। यू आर नॉट जस्ट बोर्न, यू आर ए यूनिक पर्सन। और जिस दिन आपका ये बिलीव बन जाए कि आप यूनिक हैं, तो आपकी लाइफ में यूनिक चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। बेकार की मेमोरीज़ को हटाना शुरू करें, बेकार की चीज़ों को दिमाग से हटाने का एक ही तरीका है कि बढ़िया गोल्स की बात करें, बढ़िया इमेजिनेशन करें गोल्स के साथ। ऐसा करें कि मानो तो आप उस लाइफ को जी रहे हैं जो जीना चाहते हैं। फ्यूचर को हमेशा ब्राइट देखें और बढ़िया किताबें पढ़ें और पढ़ते रहें, मेंटोर्स को ढूंढते रहें, और फिर लाइफ आपको बहुत कुछ रिवार्ड देने जा रही है। आज हमने जो भी सर से सुना, वो सिर्फ महज ये 1 घंटे की चर्चा में तो हमने सुन लिया, बट इसके पीछे लगभग 700-800 किताबें, 33 साल का संघर्ष, और जाने कौन-कौन सी आहुतियाँ हैं इसके पीछे जो सर ने दी हैं, जो शायद वो मंचों पर नहीं भी बोल सकते कहीं पे। तो ऐसे संघर्ष लगे होंगे। लेकिन हम लोगों ने ये जो 1 घंटे की वार्तालाप सुनी है, इसमें मुझे लगता है कि वो चीज़, पेन कभी हम लोग नहीं देख पाएँगे जो सर ऑलमोस्ट वो उसको जी कर आए हैं पूरे 30 सालों में। तो सर, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत आभार दिल से कि आपने यहाँ पे हमारे साथ बातें की, इतनी अच्छी चीज़ें शेयर की। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो चेंज हो जाएगी, बट जो लोग सुनेंगे, जो करना चाहेंगे, उनकी भी यहाँ से लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आएगा और बहुत आगे निकलेंगे वो लोग। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जितने लोगों ने यहाँ तक सुना है, आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऐसी अमेजिंग चीज़ें, अमेजिंग बातचीत आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।